हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसके अंदर में 2026 में जो स्टेनो का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए तो मैं यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे जीएस, स्पेशली जीएस, क्योंकि जीएस में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 20 या 25 ही हाईएस्ट मार्क्स जाते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं पीवाई की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम डीप एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम उसको बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये सीरीज़ जब तक चलेगी तो हमारा पेपर नहीं आ जाता, ठीक है। और एक दिन में जो है हमारा टारगेट रहेगा कि हम 2 मॉक को एनालिसिस करें। तो पहले एक वीडियो जाएगी, उसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अगर जुड़ना है सीरीज़ से तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना है, ठीक है। और कमेंट कर देना, इस वीडियो कम्प्लीट देखना, ताकि नेक्स्ट जब तुम मॉक दो तो उसमें तुम्हें फेस करने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस, भले ही वही क्वेश्चन सेट मिले, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एनालिसिस करते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा। एक योजना आई थी फसल बीमा योजना, उसमें ये कहा गया था कि जो रबी फसल होगी, अब रबी फसल कौन सी होती है हमारी, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। और इन सब के अलावा जो भी है वो होगी, वो जाती है हमारी खरीफ फसल। तो इनके लिए जो रबी फसल थी, इनके लिए कितना प्रीमियम दिया गया था किसानों को, तो उनका दिया गया था हमारा कितना, 1.5, ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। PMFBY शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक सरकारी प्रायोजित फसल बीमा योजना है जो एक ही मंच पर कई हितधारकों का एकत्रित करती है, ठीक है। इसे 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पीएम फसल बीमा योजना को किसने स्टार्ट किया था, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2016 के अंदर। इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रीमियम दिया गया था, ठीक है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए मामले में 5% का एक समान प्रीमियम देना होगा, ठीक है। जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए तो 5%, और ख़रीफ के लिए हमारा 2% और 1.5 हमारा किसके लिए, रबी फसलों के लिए। और ये 2016 में स्टार्ट हुई थी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। PMFBY चक्रवात और असामयिक बारिश से उत्पन्न फसल कटाई के बाद के नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवर कर प्रदान करती है, यानी कि जब बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उनसे रिकवरी करने के लिए फसलों में, है ना, फसल की रिकवरी करने के लिए ये जो है किसानों को हेल्प करती है। इसलिए चलाई गई थी ये योजना। कब चलाई गई थी, 2016 में। किसके द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। रबी फसल के लिए प्रीमियम दिया गया था, कितना था, 1.5, खरीफ के लिए 2% और 5% फसल बागवानी फसलों के लिए। अब आगे चलते हैं। और जो ये नॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है, क्योंकि मैं छत पे बना रही हूँ, क्योंकि घर में शोर होता है, छत पे आई हूँ इसलिए बनाने के लिए, और एनालिसिस करा रही हूँ यहाँ पे। तो उसको जो है तुम फोकस यहाँ पे करना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेशली माइक नहीं है मेरे पास यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ अच्छी से, बस एडजस्ट करना। फसल कटाई के बाद के नुकसान का कवरेज केवल उन फसलों के लिए कटाई के बाद 2 सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उपलब्ध है, जो चक्रवात और चक्रवाती बारिश और असामयिक बारिश की विशिष्ट खतरों के खिलाफ कटाई के बाद खेत में सूखने की अनुमति दी जाती है। इसको छोड़ो, मेन मुद्दा यह था कि जो पीएम फसल बीमा योजना थी वो 2016 में स्टार्ट हुई। कृषि और किसान का मंत्रालय ने रबी के लिए 1.5, खरीफ के लिए 2% और 5% प्रीमियम दिया था। किसके लिए, हमने बागवानी फसलों के लिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अभी हम पढ़ लेते हैं श्रेणी रबी फसलें और खरीफ फसलें। तो जो रबी फसलें हैं वो बुवाई, यानी कि उनको कब हम बोते हैं, तो रबी फसलों को अक्टूबर में और दिसंबर में बोते हैं, ठीक है, यानी कि सर्दी के टाइम पे बोते हैं, क्योंकि सर्द ऋतु है इसलिए बोलते हैं इसको, है ना। सर्द ऋतु में सर्द फसलें हैं ना ये, कौन सी, रबी फसलें। और इनको काट हम लेते हैं अप्रैल और जून के बीच में, ठीक है। और खरीफ फसलें जो है जून जुलाई में उगाते हैं गर्मियों में, और सितंबर अक्टूबर में जो है क्या नाम है, काट लेते हैं। और जलवायु, ठंडा तापमान चाहिए किसको, रबी फसलों को। और जो ये हमारी खरीफ फसलें हैं इनको चाहिए गर्म, आर्द्र और परिस्थितियाँ प्राप्त
वर्षा के साथ, मतलब कि हल्की बहुत सफिशिएंट बारिश भी हो, गर्म भी हो, आर्द्र भी हो, मतलब इसको जो है मतलब नॉर्मल मौसम चाहिए, लेकिन इसको ठंडा तापमान चाहिए रबी फसलों को। अक्टूबर दिसंबर में इनको जो है बोते हैं और अप्रैल जून में काट लेते हैं। खरीफ को जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। टेम्परेचर होता है ठंडा इसका 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है रबी फसलों के लिए। कब उगाते हैं इनको हम? अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं, अप्रैल जून में काट लेते हैं, है ना। और जून जुलाई में खरीफ को बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। जल निर्भरता, वर्षा से कम, अब मतलब जल पर क्या डिपेंडेंस है इसकी, रबी की और खरीफ की। वर्षा से कम प्रभावित सिंचाई से की आवश्यकता है, यानी कि इनको सिंचाइयों की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जो है मानसून पर निर्भर करती है, खरीफ फसलें जो है मानसून पर निर्भर करती हैं। दूसरा है हमारा उदाहरण गेहूँ। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं हमारे रबी के? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, काबुली चना और राई हो जाता है। बाकी जितनी बची धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर को अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन होती है हमारी कौन सी खरीफ फसलें। और अब आती है ककड़ी, खीरा, जो ये सैलड के रूप में काम आती है, ये होती है हमारी जायद फसलें, ठीक है। बस अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2023 में एक दिवसीय यानी कि वनडे क्रिकेट कप, ठीक है, ODI वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी? 2023 में कहाँ हुआ था ये वनडे वर्ल्ड कप? तो ये भारत में हुआ था, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। 2023 में वनडे वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला देश भारत था। 2023 ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था। ये पूछ रहा है कि कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था, 2023 में भारत में हुआ था वो ODI, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप पुरुषों का, जिसकी मेज़बानी भारत द्वारा अक्टूबर और नवंबर में 2023 में की गई थी। यह पहली बार था जो प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की गई थी। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 10 टीम शामिल थी। पूछेगा कितनी टीम थी? तो 10 टीम थी। जैसे इसमें तो क्वेश्चन में पूछ लिया कि 2023 मतलब कि ODI कहाँ हुआ था? 2023 में होता है ना, कहाँ हुआ था, मतलब 2023 में ODI कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। लेकिन अगली बार क्वेश्चन क्या पता ये आ जाए कि कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 10 टीम ने भाग लिया था, जिसमें कुल 48 मैच खेले गए थे, ठीक है। 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया, 48 मैच हमने खेले थे। इस प्रारूप में एक राउंड रोबिन ग्रुप चरण शामिल था, जिसके बाद नॉकआउट चरण, सेमीफाइनल और फाइनल थे। छोड़ो उसको, इतना नहीं आएगा। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स पढ़ लेते हैं अब हम। सबसे अधिक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत किसने अब तक जो है वर्ल्ड कप जीता है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 5 बार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने। कितने बनाए? 2278 रन बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने, 2278 रन बनाए हैं। सबसे तेज दोहरा शतक लगाया किसने? क्रिस गेल ने, ठीक है, बनाम जिम्बाब्वे। 2015 में बनाया था दोहरा शतक, क्या बोलते हैं दोहरा शतक किसने 2015 में लगाया था 138 बॉल के साथ, ठीक है, किसने? क्रिस गेल ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक छक्के किसने लगाए? छक्के किसने लगाए? और सबसे ज़्यादा शतक भी किसने लगाया? किसने? क्रिस गेल ने। कितने छक्के लगाए थे? 49 छक्के लगाए थे, 148 गोल पे इसने दोहरा शतक लगाया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने, ठीक है। अब पूछ रहा है सबसे अधिक शतक किसने? दोहरा शतक लगाया था क्रिस गेल ने 138 बॉल पर। छक्के लगाए सबसे ज़्यादा क्रिस गेल ने 49 बॉल पर, 49 छक्के पर लगा के, ठीक है। लेकिन अब ये पूछ रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक, दोहरा नहीं, खाली शतक किसने लगाया था? तो वो है तो सचिन तेंदुलकर, दूसरे रोहित शर्मा, 6 शतक लगाए प्रत्येक, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट ग्लेन मैकग्रा 31 विकेट। पूछ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली? तो वो ग्लेन मैकग्रा जो भी है 71 विकेट। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट ग्लेन मैकग्रा ने 71 विकेट। वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर 6, 71 विकेट लगाई किसने? ग्लेन मैकग्रा ने सबसे अधिक विकेट। क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए और दोहरा शतक लगाया 138 पे दोहरा शतक, 49 पे छक्के लगाए इसने। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए 2278। और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने। अब कह रहा है लगातार गेंदों पर सबसे अधिक विकेट किसने लगाए? लसिथ मलिंगा बनाम दक्षिण अफ्रीका 2007 और 4, ठीक है। इसमें 2007 में 4 लगाए थे इन्होंने विकेट, लसिथ मलिंगा ने, और बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्सेस मतलब दक्षिण अफ्रीका, और इन्होंने लगातार गेंदों पर सबसे अधिक विकेट।
अब ये कह रहा है T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स पढ़ लेते हैं हम। T20 अभी हमने वनडे, वो भी हमने पढ़ा वनडे वर्ल्ड कप प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये भी क्रिकेट का होता है। सबसे अधिक T20 वर्ल्ड कप जीता किसने? वेस्ट इंडीज़ ने 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है ये। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता सबसे अधिक बार? वेस्ट इंडीज़। जैसे ये वनडे वर्ल्ड कप जीता है ना ऑस्ट्रेलिया 5 बार, ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप जीता है कौन? वेस्ट इंडीज़ 2 बार। सबसे सफल पीछा इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 230, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये पीछा क्या होता है। सबसे तेज़ शतक क्रिस गेल ने लगाए, ठीक है। वहाँ भी शतक लगाए थे उसने और यहाँ भी शतक लगाए। क्रिस गेल ने T20 में लगाए और उसमें भी लगाया वनडे वर्ल्ड कप में भी, ठीक है। तो कितने 47 गेंदों पर इसने क्रिस गेल ने सबसे तेज़ शतक लगाया। और T20 में सबसे अधिक रन किसने बनाया? महिला जयवर्धने ने 1016 रन बनाए हैं। और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे 2278, ठीक है। यहाँ पे किसने बनाए T20 में? महिला जयवर्धने ने 1016। सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर, सबसे ज़्यादा मतलब स्कोर किसने बनाए? तो ब्रैंडन मैकलम ने 123 रन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी के रूप में वर्गीकृत होता है? कवक, मानव, पौधा या फिर जंतु? तो पौधा होता है, खुद से जो भोजन बनाता है उसको बोलते हैं हम स्वपोषी पौधा होता है वो। पौधे स्वपोषी होते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग जल, सूर्य के प्रकाश और CO2 को ऑक्सीजन और साधारण शर्करा में बदलने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग पौधे ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। मतलब CO2 से, सूर्य के प्रकाश से, जल से अपना खाना बनाता है और ये इसको जो है ईंधन के रूप में करते हैं इन चीज़ों का यूज़ वो पौधे जो है सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को फंसाने के लिए क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? एक हरा रंग द्रव्य है ना, जिसका उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए किया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं। पौधे जो है सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को फंसाने के लिए, यानी कि सूर्य से क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा लेने के लिए बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, इसका उपयोग क्यों होता है? जल और CO2 में ग्लूकोज को और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में बदलने के लिए, बस ये होता है इसका काम। इसका क्लोरोफिल का ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बदलने का काम होता है क्लोरोफिल का। इससे ये लेते हैं, किससे? सूर्य के प्रकाश से लेते हैं इसको। ये अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं जिनमें काई और देवदार के पेड़ शामिल है। पूछ लेगा कि स्वपोषी कौन से पौधे होते हैं? तो काई होता है जो एल्गी होता है और देवदार के पेड़ शामिल है। स्वपोषी ऐसे जीव है जो सूर्य के प्रकाश जैसे बुनियादी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके कार्बनिक स्रोतों से सामग्री का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं उत्पादित कर सकते हैं। ओके, स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बना रहे। पौधे स्वपोषियों का मुख्य उदाहरण है जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। कुछ स्वपोषी जैसे कि हरे पौधे और हरे शैवाल हो गए, ठीक है, प्रकाशपोषी होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। इसलिए पालक, टमाटर, केला भी स्वपोषी का उदाहरण है। पूछ लेगा स्वपोषी कौन कौन सा है? तो पालक भी होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ना, तो ये क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन मौके में फंस जाए तो पढ़ लो। पालक भी होता है जो खुद से खुद भोजन बनाता है। टमाटर हो गया, केला हो गया, ये एग्जाम्पल है। परपोषी मतलब जो डिपेंड होता है। जानवर और अधिकांश अन्य जीव पौधों द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि मान लो पौधे ने सूर्य से प्रकाश लिया और हमें फल फ्रूट दिए। फल फ्रूट कौन खाएगा? हम खाएंगे। तो हम कौन से होंगे? हम परपोषी। हम डिपेंड है किसी पौधों पे, तो हम परपोषी है। उन्हें परपोषी यानी कि हेटेरोस अन्य कहा जाता है। उदाहरण प्रोटोजोआ हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जैसे टमाटर, पालक तो है स्वपोषी का उदाहरण, केला। लेकिन परपोषी का एग्जाम्पल कौन सा है? प्रोटोजोआ है, वायरस है, कवक है, कुत्ते हैं, पक्षी है, मछली है, मनुष्य हम जो परपोषी है। मछली भी, पक्षी भी, प्रोटोजोआ भी, वायरस भी, कवक भी, कुत्ते भी। अब आगे पढ़ लेते हैं। मालाबार तट भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मालाबार कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं, ओडिशा में नहीं, गुजरात में नहीं, केरला में है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। मालाबार तट केरल राज्य और भारत के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थित है। यह भारत उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट के साथ चलने वाला एक लंबा संकरा तट है। मालाबार तट अरब सागर पर स्थित है। यह गोवा के दक्षिण भाग से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है ना। गोवा से लेकर मतलब जैसे मान लो ये हमारा मैप है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे गोवा है और यहाँ पे कन्याकुमारी, तो यहाँ तक फैला हुआ है मालाबार तट, यहाँ पे है, ठीक है। चलते हैं आगे अब। तो मालाबार तट अपने कई लैगून के लिए जाना जाता है जिसका उपयोग मछली पकड़ने। मालाबार तट इतना फेमस क्यों है? वहाँ से मछली पकड़ने के लिए फेमस है वो। अंतर्देशीय यानी कि इंटरनेशनल व्यापार नेविगेशन होता है वहाँ पे, इसीलिए। भारत की तट रेखा
पढ़ लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से बड़े जल निकाय से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर। मान लो जैसे ये हमारा फिर से मैप है, ठीक है। तो कह रहा है पूर्व में, यानी कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी हो गया, पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर हो रहा है और यहाँ पे हमारा क्या है, हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, और घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा। भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से बड़े जाल से बोल दिया मैंने घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप पूर्व में बंगाल खाड़ी पढ़ लिया तो हमने आगे। मुख्य भूमि। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की तटरेखा लंबाई कितनी है, पूछ लेगा। मुख्य भूमि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई, ये पूछा मतलब तटीय रेखा कितनी है भारत की। भारत है ये तटीय रेखा पूरी कहाँ से, यहाँ से लेके ये तटीय रेखा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। और ये 13 राज्य है और यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है। तटरेखा हमारी जो है ना 13 राज्य होते हैं, जैसे कि मानना यहाँ पे पहले हमारा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गोवा है ना, गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर ये हमारा केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ऐसे करके ये जो है हमारे क्या है, तटरेखा हमारी 7516.6 है किलोमीटर। भारतीय मुख्य भूमि तटरेखाओं को उनके स्थान और सक्रिय भू आकारिक प्रक्रियाओं के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पूर्वी तटीय मैदान, ये वाले यानी कि ये पूर्वी वाले, ठीक है, और ये हो गए हमारे पश्चिम तट के मैदान, तटीय मैदान। ओके, आगे चलते हैं। तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पढ़ लेते हैं पहले राज्य, मतलब ये पूछ रहा है पूर्वी तट पे कौन कौन से है। तो ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला, पश्चिम बंगाल है। पता होगा ना, मैप तुम्हें याद ही होगा क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो इसलिए, ठीक है। दूसरा पश्चिम में कौन सा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और लंबाई कितनी है इसकी, पूर्वी तटीय मैदान की कितनी है, जैसे पूर्वी तो है, टोटल तो है 7516.6, लेकिन पूर्वी तट की कितनी है, जैसे मान लो जैसे मान लो ये मैंने बनाया मैप, ठीक है। तो ये पूर्वी तट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लंबाई है 4630, ठीक है। और जो ये है ना हमारा पश्चिमी, तो इसकी कितनी है हमारी 1585, 4630 है पूर्वी तट की, 4630 या फिर 4030 याद कर लो, 4030 और 1585 इसकी है। 4030 पूर्वी तट की है, 1585 हमारे पश्चिम की है। आगे बढ़ते हैं। भू आकारिक विशेषताएं, मतलब ये बोल रहा है जो पूर्वी तट है ना वो हमारा कैसा व्यापक है, बड़ा है, समतल है मैदान, वहाँ पे समतल मैदान है, उपजाऊ है, मिट्टी प्रमुख नदियाँ डेल्टा बनाती है, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती है। और जो हमारा पश्चिमी है ना ये संकरा है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ तट रेखा है, चट्टानी इलाके और रेतीली समुद्र तट है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी बहती है पूर्वी तट में, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। और यहाँ पे पश्चिमी में नर्मदा, तापी, माही, गोदावरी। ये क्वेश्चन आता है तापी वाला, नर्मदा वाला, तो इसको याद कर लेना। प्रमुख शहर कौन कौन से हमारे पूर्वी तट पर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये हमारे पूर्वी तट पे है। और जो पश्चिमी तट पर कौन से हैं, मुंबई हो गया, कोच्चि हो गया, पणजी और मंगलुरु और सूरत हमारे हो गए उस पर पश्चिमी तट पर। आगे चलते हैं जल्दी से, वर्ल्ड क्योंकि ना 153 पेजेस की PDF है और टाइम लग जाएगा, वरना वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होगी, फिर तुम उब जाओगे, ठीक है। जैसे मैं उब जाती हूँ तो मैं एनालिसिस भी नहीं करती डीप, लेकिन मुझे अब करना पड़ेगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन स्ट्रक, मतलब मेरे जो मार्क्स है वो स्ट्रक हो रहा है बार बार, इतने आ रहे हैं 20-25 के आसपास ही आ रहे हैं। लेकिन अगर ढंग के मार्क्स लाने हैं तो अच्छे से नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि 80+ आराम से इंग्लिश में हो जाते हैं, ठीक है। 40 और 45 के बीच में GS उसमें रीजनिंग हो जाता है, लेकिन ये GS में मार्क्स बहुत कम आते हैं। और फिर तुक्के लगाऊँ या फिर कैच करूँ तो ये जो नेगेटिव में फिर कट जाते हैं, तो इसको सही करना पड़ेगा अगर तुम डीप एनालिसिस करते हो तो चलो, निम्न में से अन्य से भिन्न विकल्प की पहचान कीजिए। बोल रहा है कि पहला है ब्रोमीन, आर्गन, फ्लोरीन और क्लोरीन। देखो एक होता है हमारा अक्रिय गैस है, पता तुम्हें, नॉर्मल गैस जिसे बोलते हैं हम, तो वो होती है हमारी कौन कौन सी, आर्गन होती है, जिनोन होती है, क्रिप्टोन होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गन तो उसका पार्ट है, लेकिन ब्रोमीन, फ्लोरीन तो उसका पार्ट नहीं है, ना क्लोरीन है। तो ऐसे देखो अब पढ़ते हैं, आर्गन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन तत्वों में से विषम है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है, बोल दिया मैंने, जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, इसको नोबल गैस कहा जाता है। मतलब आर्गन एक नोबल गैस है या फिर अक्रिय गैस है जिसकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें अधिक इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोई क्षमता नहीं होती है, यानी कि इसमें पूरे जो है 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं नॉर्मल,
तो वो 8 होते हैं, इसमें और नहीं भर सकते हम। तो ये अक्रिय गैस है ऑर्गन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है क्योंकि यह कोई इलेक्ट्रॉन खोना या प्राप्त करना नहीं चाहता, न तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खोता, ना ही ये प्राप्त करना चाहता है। इसका ऐसे रहता है, मतलब बैलेंस रहता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18 है, पूछ याद कर लेना, ठीक है। आर्गन की खोज की खोज 1894 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले और सर विलियम रामसे। कौन थे? रेले और रामसे, याद कर लो। रेले और रामसे ने 1894 में आर्गन की खोज की। 1894 में रेले रामसे ने आर्गन की खोज की। आर्गन नाम ग्रीक शब्द आर्गोस से आया है जिसका अर्थ है निष्क्रिय, ठीक है। जो आर्गन नाम है वो ग्रीक शब्द आर्गोस से आया है जिसका अर्थ क्या है? निष्क्रिय, यानी कि इनएक्टिव। कहाँ से है आर्गन नाम? आर्गोस से है, जिसका मतलब क्या? आर्गोस का मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव। फ्लोरीन पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन का क्रमांक है 9 और आर्गन का है 18। प्रतीक है इसका क्या? डिनोट कैसे करते हैं फ्लोरीन को? F से। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है ये, ठीक है। हेनरी मोइसन द्वारा पहली बार पृथक किया गया था। इसको अलग किसके द्वारा किया गया था? हेनरी द्वारा। 9 है इसका परमाणु क्रमांक, F से डिनोट करते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यही है। ब्रोमीन क्या है? इसकी परमाणु क्रमांक संख्या है 35, Br से डिनोट करते हैं इसको। यह तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है और कमरे के तापमान पर एक धूमिल लाल भूरा द्रव है जो आसानी से वाष्पित होकर इसी तरह के रंग की गैस बन जाता है, मतलब गैस बन जाता है ब्रोमीन। 35 परमाणु क्रमांक है, फ्लोरीन का 9 है और 18 है आर्गन का। इसलिए इसके गुण क्लोरीन और आयोडीन के गुणों के मध्यवर्ती है। क्लोरीन पढ़ लेते हैं, परमाणु क्रमांक 17 है। ब्रोमीन का कितना है? 15, ठीक है। 35 सॉरी, ब्रोमीन का 35 है और फ्लोरीन का हमारा 9 है और क्लोरीन का 17 है। Cl से डिनोट करते हैं। कार्ल विल्हेम सिले द्वारा खोजा गया था। कार्ल विल्हेम ने किसे खोजा था? क्लोरीन ने। और रेले और रामसे ने क्या था? रेले और रामसोने, ऐसा कुछ नाम था ना उसका, रेले और हाँ विलियम रामसे ने 1894 में आर्गन की खोज की थी, ठीक है। और मोइसन ने फ्लोरीन को पृथक किया था। ब्रोमीन को कुछ ऐसा ध्यान रखा खास। और क्लोरीन का क्या था कि विलियम सीले ने जो है 17 परमाणु क्रमांक है इसका, क्लोरीन से डिनोट करते हैं Cl से। कार्ल विलियम सीले ने खोजा था किसको? क्लोरीन को। विलियम सीले ने खोजा था। हैलोजन में दूसरा सबसे, ये हैलोजन ग्रुप का है क्लोरीन और ये दूसरा सबसे हल्का है ये, ठीक है। निम्न में से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शामिल नहीं था? 1784 के अंदर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो पहला है 6 सरकारी नियुक्तियों की एक समिति जिसे नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता है, गठन किया गया था ये। या फिर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था, ये लाया गया था 1784 के एक्ट में? नहीं। भारत का शासन गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली परिषद को सौंप दिया गया था? नहीं। क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके सभी ऋणों को भारत की ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। जो EIC है ना, उसने क्या करा, जो EIC के जितने भी लोन थे भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने ऊपर ले लिया था। भारत के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोन थे उनको अपने ऊपर ले लिया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान शामिल नहीं था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋणों को अपने ऊपर ले सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पढ़ गई यार, ये बोल रहा है 1784 के पिट्स, देखो ऐसा हमारे मिस्टेक करती हूँ, ठीक है। मैंने उसको शामिल था पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन ढूंढ रही कि शामिल क्या क्या था, मैं ये ढूंढना चाह रही, मतलब ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया। तो ये बोल रहा है शामिल नहीं था। तो देखो 6 सरकारी नियुक्तियों की एक समिति बनाई गई थी इसके अंदर जिसे नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता है, उसका गठन किया था इसमें 1784 के अंदर। दूसरा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। मद्रास को और बॉम्बे को बंगाल के अधीन लाया गया था, ठीक है। भारत का शासन जो है गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली परिषद को सौंप दिया गया था, ठीक है। और जो है ये नहीं हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जितने लोन थे वो भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया था, ये नहीं हुआ था, ये शामिल नहीं किया गया था। तो ये कह रहा है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शामिल नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी लोन को अपने ऊपर ले लिया था, जबकि ब्रिटिश सरकार ने कहाँ है हम यहाँ पे
जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था और नियंत्रण बोर्ड और गवर्नर जनरल परिषद के साथ शासन की एक प्रणाली बनाई। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऋणों को स्पष्ट रूप से ऊपर नहीं लिया। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने और भारतीय क्षेत्रों के उचित शासन को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था। जो ये एक्ट आया था ना, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मामलों को विनियमित करने के लिए और भारतीय क्षेत्रों को उचित शासन की मतलब खुद से सुनिश्चित करेंगे, तुम इंटरफेयर मत करो, इसलिए आया था एक्ट 1784 का, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसने कंपनी के मामलों की देखरेख के लिए इंग्लैंड में एक प्राधिकरण स्थापित किया। इसने नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता है। इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट को नियंत्रण बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें 6 मेंबर थे। परिषद में गवर्नर जनरल के पास युद्ध, राजस्व और कूटनीति से संबंधित मामले में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों पर अधिक शक्तियाँ हैं। भारत में कार्यकारी परिषद की ताकत 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश संपत्तियां शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 7 बहनें राज्य के किस समूह से साक्षरता दर सबसे अधिक है? इनकी लिटरेसी रेट कौन सी किसमें अधिक है? जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स होते हैं उनके अंदर कौन से ऐसे स्टेट है जिनके अंदर साक्षरता दर इनकी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है? त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो मिजोरम और त्रिपुरा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। केरल के अंदर, केरल तो फर्स्ट है, केरल के अंदर अगर 7 सिस्टर की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के 7 बहन राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। 2011 में मिजोरम में साक्षरता दर कितनी थी परसेंट में? 91.33% थी, जिसमें से 93.35 पुरुष थे और 89.27 महिला साक्षर थी। ठीक है, 93.35 पुरुष थे, 89.27 महिलाएं साक्षर थी और टोटल थी 91.33। 2011 में त्रिपुरा में साक्षरता दर 87.75 थी। त्रिपुरा में कितनी थी? त्रिपुरा में पहला है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा है। मिजोरम में 91.33 है तो त्रिपुरा के अंदर 87.75 थी। भारत के 7 बहन राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन से 7 सिस्टर स्टेट हम किन किन बोलते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ठीक है, पूछेगा सबसे ज़्यादा मतलब आबादी कौन से ज़िले में है? तो डिस्ट्रिक्ट में है हमारा सबसे ज़्यादा, तो यूपी में है अगर स्टेट की बात करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में है हमारा महाराष्ट्र का ठाणे जिला, ठाणे बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी सबसे कम आबादी वाली है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर एक दिबांग घाटी पाई जाती है, वो सबसे अधिक आबादी वाली है। जैसे महाराष्ट्र का ठाना महाराष्ट्र का ठाना जो है सबसे अधिक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दिबांग घाटी पाई जाती है, वो सबसे कम आबादी वाली है। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा जो है त्रिपुरा की परसेंटेज में कितनी वो है वहाँ पर लिटरेसी रेट? तो है वो 91.33। ठीक है, और उसकी कितनी है? उसकी त्रिपुरा की 81 पॉइंट समथिंग है, 87.75 है ना। अब याद कर लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग में 111.1 की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। अरुणाचल प्रदेश है ना, उसके अंदर एक कुरुंग कोई जगह है, उसके अंदर 111.1 की % की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है उसके अंदर। ठीक है, नागालैंड का लोंगलेंग जिला, कैसे नाम, नागालैंड का जो है लोंगलेंग जिला है जिसके अंदर नेगेटिव में 58.39 की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी है, तो वहाँ पे कैसी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो वो हमारा नागालैंड एकमात्र स्टेट है। कितनी हुई है इस परसेंटेज भी याद कर लो उसकी, -58.39%। पुदुचेरी का माहे जिला, पुदुचेरी के अंदर एक माहे डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 1000 पुरुषों पर मतलब महिलाएं ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, सबसे अधिक लिंग अनुपात है किसके अंदर? पुदुचेरी के माहे जिले में। 1000 तो पुरुष है लेकिन 1176 महिलाएं हैं वहाँ पे। दमन जिले में 1000 पुरुषों पर 533, इतना कम है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 533 ही महिलाएं हैं यहाँ पे, तो सबसे कम लिंग अनुपात है दमन में। ठीक है, दमन जिले में, लेकिन पुदुचेरी के माहे जिले में सबसे अधिक है। मिजोरम का शेरछिप जिला
ये सेंसेक्स वाले को डिनाई मत करो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सेंसेक्स वाले से, ठीक है। तो मिजोरम का शेरशिप जिला, मिजोरम के अंदर एक पड़ता है, पूछ लेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शेरशिप जिला। तो यहाँ पे 98.76 की सबसे अधिक साक्षरता दर है। मिजोरम के शेरशिप जिला में कितनी दर है परसेंटेज की, मतलब साक्षरता दर कितनी है वहाँ पे परसेंटेज में, 98.76 की सबसे अधिक साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। एमपी के अंदर एक अलीराजपुर जिला डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे कम साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का, जिसका आंकड़ा केवल 37.22% ही है। मिजोरम का शेरशिप जिला सबसे अधिक है 98.76, और मिजोरम में साक्षरता दर वैसे भी अधिक है, तो वहाँ पे एक शेरशिप जिला है तो वहाँ की भी अधिक होगी 98.76 जिला। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, जिसके परसेंटेज है कितने 37.22%। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे अधिक घनत्व है, जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर सबसे अधिक घनत्व है, जिसका आंकड़ा प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर, यानी कि 1 किलोमीटर मतलब दिल्ली में इतनी घनी आबादी है कि मतलब ऐसा मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने 37,346 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, इतने लोग रहते हैं वहाँ पे 37,346 लोग। दिबांग घाटी में प्रति किलोमीटर पर एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा कम घनत्व है, यानी कि दिबांग घाटी में क्या है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है, ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और पूछेगा जनसंख्या घनत्व किसका है यूनियन टेरिटरी में, तो दिल्ली है, ठीक है। और उसके बाद दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम वहाँ पे है, सबसे अधिक है दिल्ली में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं यूनियन टेरिटरी में। और बात करें अगर कम घनत्व वाला तो कौन सा है वो, अरुणाचल प्रदेश दिबांग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे बोलते हैं ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं इसको, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग जिसे बोलते हैं USDA मृदा वर्गीकरण के अकॉर्डिंग भारतीय मिट्टी, यानी कि भारत की मिट्टी की कितनी कैटेगरी है, तो वो 8 में डिवाइड किया है उनको, ठीक है, पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने मिट्टी को 8 श्रेणी में वर्गीकृत किया है। पहले होते हैं जलोढ़, काली कपास मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट, पर्वतीय या वन मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। तो ये हमारी 8 प्रकार की मिट्टी होती है। USDA मृदा वर्गीकरण प्रणाली में वर्गीकरण के 6 स्तर है, सबसे सामान्य से सबसे विशिष्ट तक स्तर, क्रम, उपक्रम, महान, समूह, उपसमूह, परिवार और श्रेणी। पढ़ लेते हैं मेजर सोइल टाइप्स इन इंडिया। देखो जो ये है ना जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल बोलते हैं इनको, और ये ग्रीन सा जो है ना ये, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में भी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल पाई जाती है, क्योंकि यहीं से लेके फैला हुआ है माउंटेन इतना में, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जो एलुवियल सोइल है ये हमारी कौन सी है, ये जो है ना पहले येलो वाली देखो, मीडियम ब्लैक सोइल है ये जो येलो है। तराई सोइल ये वाली है हमारी जो इधर है हमारी, है ना, लाइट ग्रीन में। और डेजर्ट एरिड सोइल हमारी यहाँ पे राजस्थान वगैरह में, गुजरात वगैरह में, ठीक है। मिक्स रेड सोइल जो है हमारी, ये हमारी रेड सोइल है पूरी। और एलुवियल सोइल जो है वाइट है ना, सारी एलुवियल है। जलोढ़ मृदा तो सैलो ब्लैक सोइल तो हमारी इतने पाए जाते हैं, डीप ब्लैक ये वाली है। याद कर लेना मैप को भी, क्योंकि मिट्टी का, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन पूछ रहे कि मतलब जलोढ़ मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसको याद कर लो भाई जलोढ़ कहाँ पे है। एलुवियल का बोलता है जलोढ़, ठीक है। तो ये देख लो कौन से में ये लैटराइट हमारी होगी ये वाली हल्की ऑरेंज, है ना। पैटी होगी हमारी ये देखो ये वाली, ये पैटी एंड मार्सी, दलदली से बोलते हैं दलदली, तो ये वाली होगी ये थोड़ा डार्क ऑरेंज ये वाली, है ना। और फिर उसके बाद कोस्टल हो गई हमारी ये जो ये है हमारी पर्पल कलर की। और तो ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं ऊपर। मिट्टी पृथ्वी की सतह पर विकसित चट्टान के मलबे और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। अब तुम्हें तो पता ही होगा मिट्टी क्या होती है, तो बताने की नीडी क्या है, इसमें देर का फालतू में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर को बोला जाता है रिसर्च, भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक स्वायत्त निकाय है। मतलब क्या है, कृषि को मतलब एग्रीकल्चर को देखता है और क्या कहता है,
केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। पूछ रहेगा कि इसके हेड होते हैं, कौन होता है? ICAR के वो होते हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री। यह दुनिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का नेटवर्क है। ये त्रिपुरा में खार्ची पूजा महीने में, ये तो बताया मैं कि त्रिपुरा में खार्ची पूजा होती है, लेकिन कौन से मंथ में होता है? अब देख लो कैसे क्वेश्चन पूछता है। जुलाई और अगस्त में होता है। जुलाई और अगस्त यानी कि गर्मी के महीने में जो है ये हमारे त्रिपुरा में खार्ची पूजा होता है। खार्ची पूजा एक लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है, जो भारत के पूर्वोत्तर भाग के नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है। कौन? त्रिपुरा। इस त्यौहार के दौरान 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। यह त्यौहार त्रिपुरा के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए इन देवताओं को से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है और 7 दिनों तक चलता है। खार्ची पूजा त्यौहार को त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से माना जाता है और इसमें सभी समुदाय और धर्म के लोग भाग लेते हैं। यह त्यौहार है हिंदू का, लेकिन सब जितने भी रिलीजन है सबके लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं। यह त्यौहार अपने अनोखे अनुष्ठान और रीति रिवाजों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि मंदिर परिसर की सफाई होती है, इसमें देवताओं की सजावट की जाती है, पूजा के हिस्से के रूप में विभिन्न वस्तुओं की भेंट की जाती है। ठीक है, बस। त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो कि 10,491 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह संघ का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, पूरे संघ का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और 3.67 मिलियन लोगों के साथ इसके अंदर कितने मिलियन 3.3 मिलियन लोगों के साथ इसका लोग रहते हैं। 7वां सबसे कम आबादी वाला राज्य है, 7वां। बांग्लादेश इसकी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में सीमा में बनता है और असम और मिजोरम पूर्व में है इसके। ठीक है, त्रिपुरा के 8 जिले और 23 उपमंडल त्रिपुरा राज्य का निर्माण करते हैं, जिसकी मतलब इसके अंदर कितने जिले हैं? 8 जिले त्रिपुरा के अंदर। ओके, और जिसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर कौन सी है? अगरतला। मतलब त्रिपुरा की कैपिटल भी अगरतला है और सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है। त्रिपुरा में 19 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं, जिसमें से अधिकांश बंगाली है। राज्य में 3 भाषाएं आधिकारिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, अंग्रेजी और कोकबरोक। ठीक है, कोकबरोक पूछ रहा था कहाँ की है, तो ये त्रिपुरा की है। बंगाली बोलते हैं, इंग्लिश में वही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार, फिर हमारे ये आए क्या नाम है? अशोक। पहले बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक। ठीक है, कलिंग युद्ध में युद्ध के भयानक प्रभावों को देखने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर कलिंग में जाकर लड़ाई करी तो बहुत सारी डेथ हो गई, तो ये घबरा के इन्होंने फिर धर्म परिवर्तन कर लिया और जो है और ये बात लिख दी है अशोक के 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट के अशोक के 13वें शिलालेख में। यह शिलालेख पाली भाषा में धौली पहाड़ियों पर एक बड़ी चट्टान पर युद्ध स्थल के पास लिखा गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे महाद्वीप और यहाँ तक कि आधुनिक अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए। कहाँ पे? अफगानिस्तान में भी, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी शिलालेख स्थापित की थी। जेम्स प्रिंसेप क्या था? एक ब्रिटिश पुरातत्वविद और औपनिवेशिक प्रशासक। अशोक के शिलालेख को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। बोल रहा है कि जेम्स प्रिंसेप थे ना, उन्होंने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा। कुल 33 शिलालेख हैं और मुख्य रूप से निम्नलिखित में वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पे कुत्ते की आवाज़ आ रही है भाई, मुझे जाना पड़ेगा साइड में। ठीक है, एक सेकंड। तो 33 शिलालेख है और मुख्य रूप से निम्नलिखित में वर्गीकृत किए गए हैं। मुख्य शिलालेख, लघु शिलालेख, अलग मुख्य स्तंभ, लघु स्तंभ लेख, ऐसे तरीके से इनके शिलालेख है। ऐसा नहीं आता, खैर पढ़ लेते हैं। शिलालेख 2 में क्या कह रहा है? शिलालेख 2 में क्या चीज़ का वर्णन है? 13 तो सबको याद है, लेकिन तुम और भी याद कर लो ताकि तुम सबसे डिफरेंट चल सको। तो दूसरा शिलालेख में क्या है कि जो मानव और पशुओं के चिकित्सा उपचार है ना, मानव है जो, और जो हमारे पशु हो गए, जानवर हो गए, जो हमारे लिए, हमारे उपचार के लिए फलों और औषधियों, जड़ी बूटियों का रोपण और कुओं की खुदाई का उल्लेख है। यानी कि जो हम जानवर बीमार पड़ गए, पशु बीमार पड़ गए, तो उनकी जड़ी बूटी कहाँ से लाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, कैसे खुदाई करेंगे, तो वो हमारे शिलालेख 2 में बता गया है। दक्षिण भारत के पांड्य, सत्यपुर और केरल पुत्रों का उल्लेख है इसमें भी। जो दक्षिण भारत था ना, उसके अंदर जितने पांड्य थे, सत्यपुर थे, केरल पुत्र थे, उनका उल्लेख भी किसमें है? दूसरे शिलालेख में। अब ये कौन सा है? दूसरे 11 में। 11 में क्या है शिलालेख में? इसमें है कि जो धर्म का पालन करने की सर्वोत्तम नीति का उल्लेख है। यानी कि जो भी धर्म का पालन करेगा उसको कैसे करना पड़ेगा, मतलब कैसे हमें तुम धर्म का पालन कर सकते हो। तो ये जो 11 में है, ठीक है, जिसमें बड़ों का सम्मान और ये पहले भिंडी आलू ले लो तुम, एक सेकंड।
ओके, तो क्या करना है 11 में, क्या है धर्म का पालन कैसे करना है, वो नीति इसमें है 11वें में, जिसमें बड़ों का सम्मान कैसे करना है, दासों को और नौकरों के प्रति चिंता कैसे शामिल करनी है, मतलब कैसे करना है, दासों के प्रति कैसे हमें ट्रीट करना है, उनको नौकरों को कैसे ट्रीट करना है। तो ये सब बातें अशोक के 11वें में है। दूसरे में क्या था कि जड़ी बूटी वगैरह बनानी है, जो भी पशु है जानवर उनकी चिकित्सा के लिए। 11 में कहता है कि धर्म का पालन कैसे करना है, उसकी नीति का उल्लेख है, और जो बड़ों और जो छोटे हैं, नौकर है, चाकर है, उनका कैसे हमें उनसे मतलब बिहेव करना है, वो हमारा 11वें में कहता है। 13वां तो बताइए, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील का उल्लेख है, यानी कि जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी हो, सबका सम्मान करना है, वो हमारा कहता है 12वां। कलिंग युद्ध का प्रत्यक्ष और तत्कालिक प्रभाव अशोक का बुद्ध धर्म में परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, एक हाँ पता नहीं नंबर क्यों दे रखी मैंने इसको। निम्न संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा रागमाला है? रागमाला किसकी है? रविशंकर की है। अब आगे पढ़ लेते हैं। रागमाला पंडित रविशंकर की दूसरी आत्मकथा का शीर्षक है। यह पुस्तक 1997 में पब्लिश हुई थी। रागमाला किसकी है? पंडित रविशंकर की 1997 के अंदर पब्लिश हुई थी। यह संगीत गुरु के जीवन में गहराई से झांकती है, मतलब गुरु के जीवन में गहराई झांकती है। संगीत गुरु, कोई संगीत गुरु है उनके जीवन के अंदर, मतलब उनकी बायोग्राफी है ये किसकी? संगीत गुरु की। ठीक है, कौन सी? रागमाला पंडित रविशंकर ने लिखी 1997 के अंदर, जिसमें उनकी संगीत यात्रा, व्यक्तिगत अनुभव, किन के बारे में? संगीत गुरु के बारे में, उनकी संगीत यात्रा, उनके व्यक्तिगत अनुभव और विभिन्न कलाकारों के साथ सहयोग शामिल है। आत्मकथा भारतीय शास्त्रीय संगीत और इसके वर्षों से विकास पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विशेष रूप से पुस्तक में उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन के साथ पर चर्चा की गई है। इसमें जॉर्ज हैरिसन द्वारा एक भूमिका शामिल है, जो कथा में एक अनूठा प्रक्षेप जोड़ता है। मेन सिर्फ इतना याद करो कि रागमाला पंडित रविशंकर की है, जिसमें इन्होंने संगीत गुरु के बारे में बताया गया है, और 1997 के अंदर पब्लिश हुई थी। बस छोड़ो इसको, आगे चलो। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक टीचर अपने छात्रों को भारत के निम्न में से कौन से राज्य में मतलब भ्रमण के लिए ले जा सकता है, घुमाने के लिए ले जा सकते हैं? तो बंगाल, उड़ीसा नो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नो, सिक्किम, त्रिपुरा नो, गुजरात और राजस्थान में ले जा सकते हैं, क्योंकि वहीं पे तो हड़प्पा सभ्यता पहले फैली हुई थी, तो वहीं पे ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भले हमारा क्वेश्चन सही जाए, लेकिन तुम्हें जो डीपली एनालिसिस करना है, जो हमारी कमजोरी जो हम नहीं करते। मेरी आंखें फूट रही है इसमें स्क्रीन देख के, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, अंधेरे में बैठी हूँ, और भाई मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, क्योंकि शोर आ रहा है, शोर को तो मैं भगा नहीं सकती। ठीक है, अब मैं सबके मुंह तो जाकर बंद नहीं करूँगी, कुत्ते तो चुप हो जा, पेड़ तो मत हिल, पत्तियाँ मत हिल ऐसे करके, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, इंडस क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये है सर? हाँ, IVC पता नहीं क्या है, ऐसा ही है कुछ, है ना, कि वर्तमान गुजरात और राजस्थान राज्य में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। गुजरात में धौलावीरा एक स्थल है। पूछ लेगा धौलावीरा कहाँ पे? तो गुजरात में है। यह अपने परिष्कृत शहरी नियोजन, जल संरक्षण प्रणाली और सार्वजनिक वास्तुकला के लिए फेमस है। मतलब कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छी है, यहाँ का शहर बसा हुआ है अच्छा है यहाँ का। ठीक है, और लोथल क्या है? लोथल भी गुजरात के अंदर है। यह अपनी गोदी और समुद्री व्यापार के लिए फेमस है, मतलब समुद्री व्यापार के ट्रेड के लिए, समुद्री ट्रेड के लिए फेमस है हमारा लोथल। राजस्थान कालीबंगा, राजस्थान के अंदर कालीबंगा एक हड़प्पा का शहर, ठीक है, जो कि है अग्निवेद्य के लिए। पूछ रहेगा कि अग्निवेद्य के लिए कौन सा है? अग्निकुंड कहाँ पाए गए? तो वो कालीबंगा में पाए गए, जो कि कहाँ पे है? कालीबंगा, राजस्थान के अंदर। जुते हुए खेत पाए गए हैं हमारे यहाँ, पूछ लेता है वो। और कृषि पद्धतियों के शुरुआती साक्ष्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है ना। यह कांस्य युगीन सभ्यता से ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज था ना यहाँ पे, तो ब्रॉन्ज यूज़ करते थे उस टाइम पे, तो इसे कांस्य युगीन भी बोलते हैं। जो आधुनिक उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, जो अब जो प्रेजेंट टाइम में जो अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, और जो उत्तर पश्चिमी भारत है, वहाँ तक फैला हुई थी हमारी सभ्यता। 3 चरणों में विकसित हुई थी। पहले प्रारंभिक हड़प्पा चरण था 3300 से लेकर 2600, तो वो कोई भी टाइम देगा इनमें से वही लगाना है तुम्हें। 3 देगा नहीं, लेकिन 3 में से एक जरूर देगा, तो तुम्हें 3 याद करना है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण था पहले 3300 से 2600, 3300 से 2600, 3300 से 2600, दूसरा 2600 से 1900 परिपक्व, जिसमें पूरी तरह से पक गई थी। फिर उत्तर हड़प्पा कौन सी थी? हड़प्पा चरण वो था 1900 से 1300। तो पहले 3300 से 2600, फिर 2600 से 1900, फिर 1900 से 1300। प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासियों ने हस्तशिल्प में
जो प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासी थे ना, जो उन्होंने हस्तशिल्प यानी कि जो हाथों से बनाने वाला कुछ सामान थे उनमें नई तकनीक विकसित की, जिनमें कार्नेलियन उत्पाद और मुहर उत्खनन है ना, तांबे, कांस्य, सीसा और टिन के साथ धातुकर्म शामिल किया। इन्होंने इन धातुओं का यूज़ किया, किसका, तांबे का, कांस्य का और किसका, कार्नेलियन का, इन सब का, सीसा का, टिन का। और लेकिन ये फेमस थी ब्रॉन्ज के लिए। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ने, नाम है इनका जॉन मार्शल, शॉर्ट में याद कर लो, 1921 से 22 में एक उत्खनन अभियान का नेतृत्व किया, जिनके दौरान उन्होंने हड़प्पा शहर के खंडहरों की खोज की। पूछा हड़प्पा की खोज की थी, तो वो हमारे 1921-22 में उन्होंने की थी हमारे जॉन मार्शल ने। अब मुझे कमेंट में बता देना कि जो वो है ना दयाराम साहनी, उन्होंने किसकी खोज की थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो खोज की थी 1922 के अंदर। वो भी है किसका शहर है, वो भी हमारा हड़प्पा का शहर है। निम्न में से कौन सा आयोग किसी भी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता। देखो भाई, वित्त आयोग का तो कोई भी, वो तो किसी भी आयोग मतलब किसी की भी हित की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पैसों का काम है, उसका फाइनेंस का काम है उसका। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वो अनुसूचित जाति को करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वो SC ST का करेगा, ऐसे कुछ मान लो। अनुसूचित जाति यानी कि जो SC है, और जो अनुसूचित जाति है वो मतलब कि सॉरी जनजाति यानी कि ST है, और जाति मतलब अनुसूचित वाली SC है, और राष्ट्रीय पिछड़ा यानी कि OBC है। ये तो करेंगे ना भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का वित्त आयोग किसी भी जाति समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के मतलब ये बोल रहा है कि 280 में हमारा कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में जिक्र है। पहला आयोग जो है 1951 में वित्त आयोग, पहला आयोग 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत स्थापित किया गया था। ये पूछ रहा है पहला आयोग कब किया गया था स्थापित, 1951 में। 1950 में भारतीय संविधान के प्रख्यापन के बाद 15 वित्त आयोग गठित किए गए थे। 1950 के बाद 15 वित्त आयोग बनाए गए थे। ठीक है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये जाति जनजाति प्रॉब्लम होती है इनमें। यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करता है। यह शेड्यूल कास्ट बोल दो उसको, शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों के अभाव के बारे में शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के सामाजिक आर्थिक विकास पर सलाह देता है, शेड्यूल कास्ट के विकास की प्रगति पर मूल्यांकन करता है। दूसरा हमारा एसटी के जो ये है ना, जो राष्ट्रीय एसटी आयोग है, ये एसटी के लिए सेवा सुरक्षा के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करता है। जांच करने के लिए दस्तावेजों को सम्मन करता है, मतलब बुलाता है, उपस्थिति दर्ज कराता है। जो हमारा ओबीसी है आयोग है, वो ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने या हटाने के लिए जनजातियों और जातियों और उपजातियों और समुदायों पर मंत्रालय को सलाह देता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के शहर प्रशासन के संदर्भ में, एक सेकंड, ठीक है, मौर्य प्रशासन के शहर प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैगस्थनीज ने मौर्य शहर प्रशासन पर प्रकाश डाला। ओके, अच्छा ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के शहर प्रशासन के संदर्भ में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो मैगस्थनीज था उसने मौर्य शहर पर प्रकाश डाला था। पहले तो बिल्कुल ठीक है। नगर परिषद 6 समितियों में विभाजित थी। हाँ, ये भी ठीक है, जल्दी रखा तो आंसर तो मैंने देख ही लिया। शहर प्रशासन सुव्यवस्थित था, हाँ था। ठीक है, मैगस्थनीज ने मौर्य जो हमारा वंश था उस पर प्रकाश डाला, हाँ डाला। नगर परिषद 6 समितियों में बटे हुआ था, हाँ बटा हुआ था। शहर प्रशासन सुव्यवस्थित था, हाँ। तो मैगस्थनीज ने मौर्य शहर पर प्रकाश डाला, ये कथन सही है। शहर प्रशासन मैगस्थनीज और कौटिल्य द्वारा प्रलेखित किया गया था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत थे। ठीक है, वे पाटलिपुत्र में रहे, जिसे उन्होंने पालीब्रोथा कहा। पाटलिपुत्र क्या कहा? पालीब्रोथा, जो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है द्वारों वाला शहर, यानी कि बहुत ज़्यादा द्वार थे यहाँ पे। उनकी पुस्तक थी इंडिका, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नगर परिषद 6 समितियों में विभाजित थी, यह कथन सही है। नगर परिषद 5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थी, जैसे कि उद्योग, विदेशी व्यापार और निर्मित वस्तुएं। शहर प्रशासन सुव्यवस्थित था, यह कथन सही है। मौर्य प्रशासन अत्यधिक संगठित और सुव्यवस्थित था, जिसमें इतिहासकारों और इतिहास लेखकों द्वारा उल्लेखित कानून, व्यापार, सेना और सार्वजनिक कल्याण के लिए विभाग थे। ठीक है, अब एक इसमें मतलब कि 49 देखा,
मिनट हो चुकी है। अब तुम खुद देखो कि हम कितनी जल्दी भाग लेते हैं टेस्ट को एनालिसिस करके, लेकिन डीप एनालिसिस जो है वो देखो कम से कम 1.5 घंटे में हो पाएगा, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेहनत भी तो ज़्यादा मांगती है भाई। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मौर्य वंश मैं कर रही हूँ, तुम भी कर लो। मान लो कि तुम्हारा फ्रेंड कोई कर रहा है तुम्हारे साथ प्रिपरेशन, तो तुम्हें हेल्प मिल जा रही है, बस और कुछ नहीं। मौर्य वंश 321 से लेके 185 का टाइम पीरियड है। 385 से लेके 321 से लेके 185, 321 से लेके 185 तक मौर्य वंश का टाइम पीरियड है। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली वंश था। 321 से 185 तक मौर्य वंश ने भारत पर 137 वर्षों तक शासन किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज जो बिहार बंगाल में शुरू हुआ है, वहाँ पे फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। पूछ लेगा कि अब देखो यहाँ पे पाटलिपुत्र है ना। अब जो मैं ये तो मेरा कल के मॉक का एनालिसिस है, लेकिन जो मैं आज दिया था मॉक उसमें आया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी राजधानी कौन सी थी। जो मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आएगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल कौन सी थी। पाटलिपुत्र मेरा सही गया था कि मैंने यहाँ से एनालिसिस कर लिया था। मैं दोबारा से एनालिसिस कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना की और अपने साम्राज्य का तेजी से पश्चिम की ओर विस्तार किया, ठीक है। 321 में स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। व्यावसायिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखे जाने वाला नकद भंडार की राशि को किस रूप में जाना जाता है। नकद मतलब कैश, तो किसको बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR, ठीक है। जो हम आरबीआई के पास कैश के रूप में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं CRR शॉर्ट फॉर्म में। देखो, व्यावसायिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखे जाने वाला नकद भंडार की राशि को नकद आरक्षण अनुपात CRR के रूप में जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक की कुल जमा राशि के मुकाबले भंडार में रखे जाने वाले नकद के प्रतिशत को नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नकद आरक्षित या तो बैंक के तिजोरी में संग्रहित किया जाता है या आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। बैंक CRR धन का उपयोग कॉरपोरेट या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को लोन देने के लिए नहीं कर सकते। यानी कि ये ना ऐसा नहीं कहता कि भाई हम तुम्हारे पास रख रहे हैं अपना धन और तुम इसको लोन दे दो, नहीं। बैंक उस धन का उपयोग निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते, ना तुम उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बैंक के पास वो बैंक में ही रहेगा और बैंकों को उस धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ठीक है ना। वो ऐसे कैसे रखा रहेगा भाई। अब ये रेपो दर क्या होता है, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से धन उधार लेते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे मान लो ये हो गए छोटे छोटे HDFC हो गया, SBI हो गया, ये आरबीआई से धन उधार लेते, बोलता है रेपो दर। आरबीआई व्यापक आर्थिक कारकों के आधार पर रेपो दर में परिवर्तन करता है। कम रेपो दर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद कर सकती है, ठीक है। जो कम रेपो दर है, अगर हमने रेपो रेट घटा दी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी हमारी, वो भी घट जाएगी, ठीक है। कम रेपो दर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को कम कर, ठीक है। हाँ, SLR ये क्या होती है, SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जमा राशि का वह परसेंट जो वाणिज्यिक बैंकों को तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है। लिक्विडिटी होता है इसका मतलब तरल, है ना, तरल रूप में रखना होता है। तरल परिसंपत्तियों में नकद, सोना और सरकारी प्रतिभूति शामिल है। फिर पढ़ते हैं SLR क्या है। जमा राशि का वह परसेंट होता है जो कमर्शियल बैंक को, जो कमर्शियल, अभी यहाँ पे आरबीआई रख रहा है, अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक रखता है किसके रूप में, तरल संपत्ति के रूप में। अब तरल संपत्ति क्या होता है, जैसे नकद हो गया, सोना हो गया, सरकारी प्रतिभूति शामिल है, ये हम रखते हैं सोना वोना किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, उसको बोलते हैं हम SLR। आरबीआई SLR दर निर्धारित करती है, वो करती है निर्धारित कौन, आरबीआई। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान करता है। मतलब वो उसको लोन दे देता है, चाहे तुम्हारा लॉस हो चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो, उसको बिना किसी सुरक्षा के लोन प्रदान कर देता है। उन्हें खरीद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा या उस पर सहमति नहीं बनाई जाएगी, साथ ही कोई संपार्श्विक भी नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैस अमीबा जैसे गति स्यूडोपोडिया के साथ होते हैं जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल सकते हैं। पढ़ लेते हैं हम इसको। जो WBC है ना, श्वेत रक्त कोशिका, ये ऐसे अमीबिया होते हैं जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल सकते हैं, सेल वॉल से बाहर निकल जाते हैं। WBC ऐसे अमीबिया होते हैं जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। WBC एक अमीबिया आकार की होती है जिसमें एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली होती है। WBC का अमीबिया आकार उनके कोशिका दीवार से बाहर निकलने में मदद करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए रक्षा तंत्र में मदद करती हैं। टाइम देखो एक बार, माय गॉड।
8 बजने वाले हैं, 7 बजे लगी थी मैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए रक्षा तंत्र में मदद करती है, यानी कि हमारी हमें प्रोटेक्शन देती है। वे विदेशी कणों को दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। संक्रमण की जगह रोगजनकों मतलब कि ये क्या कहता है, संक्रमण की जगह पर रोगजनकों को नष्ट करने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। उनका अमीबीय आकार उन्हें रक्त कोशिकाओं से होकर निचोड़ने में मदद करता है और साथ ही उनके स्यूडोपोडिया भक्षाणु क्रिया की प्रक्रिया द्वारा रोगजनकों को मारने में मदद करता है। इतना है कि ये भक्षक करती है वायरस का बस। वे शरीर में बैक्टीरिया को डुबोना यानी कि बैक्टीरिया को मारती है। आक्रमणकारियों को अलग करने के लिए अपना आकार बदल देती है ताकि शरीर में बीमारी ना हो, यानी कि बीमारी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन उत्तेजनीय कोशिकाएं बोलते हैं इनको, होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं को विद्युत संकेतों में बदल सकती है। लगातार बाहरी और आंतरिक वातावरण के बारे में जानकारी क्रिया क्षमता के अनुक्रमों के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को भेजती है। द्वार कोशिका कौन सी होती है, जो एपिडर्मल कोशिकाएं के जोड़े होते हैं जो रंध्र छिद्रों के खुलने और बंद होने के नियंत्रित करके गैस प्रसार को कंट्रोल करता है। रक्षक कोशिकाएं पौधों की ये रक्षक कोशिका कहाँ पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है गैस को ना लेना है कि ना छोड़ना है, ठीक है, वो द्वार कोशिका करती है। पौधों के अंदर पौधों की अन्य प्रकार की कोशिकाओं की तरह पॉलीसैकेराइड आधारित दीवार बहुलक के त्रि-आयामी बहुकोशिकीय नेटवर्क से घिरी होती है। अब रेड ब्लड सेल पढ़ लो। ये हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाता है। रक्त में लाल रंग की लाल नल WBC की संख्या आमतौर पर एक पूर्ण रक्त कोशिका यानी कि CBC परीक्षण का हिस्सा होती है। एक प्रकार की रक्त कोशिका जो अस्थि मज्जा में बनती है, रक्त में पाई जाती है, बस छोड़ो ना, WBC पाई जाती है हमारी कोशिका है ना, मतलब कि जो WBC कहाँ पाई जाती है, देखो ये पड़ा सामने है, इसलिए हमें बार बार करना पड़ता है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। कहाँ गया, WBC पाया था हमारा वहाँ पे, सॉरी इसमें मतलब ये बोल रहा है WBC केंद्र झिल्ली होती है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि जो RBC है वो हमारे ब्लड में पाई जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 पता होगा तुम्हें, लेकिन आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के बारे में, और इसमें कहा गया है, ये कहा गया है, राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति का समानता कानून के समान संरक्षण से वजह नहीं करेगी। अनुच्छेद 12 के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो समानता के अधिकार के बारे में बताता है। कानून के समक्ष समानता की सिद्धांत ब्रिटिश मूल का है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने। पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। इस अनुच्छेद में यह व्यक्त किया गया है कि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता और भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद समानता के सिद्धांत का अभिन्न है, जिसका भारतीय संविधान दृढ़ से समर्थन करता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान मान्यता और सम्मान को बनाए रखने और बढ़ावा देने के से है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हालांकि यह शैक्षणिक या सैन्य भेदों पर लागू नहीं होता, इसलिए शैक्षिक और सैन्य पुरस्कारों का उपयोग करने की अनुमति है और वे अनुच्छेद 18 के दायरे में नहीं आते। ये कह रहा है जो आर्टिकल 18 है वो हमारा उपाधियों का अंत करता है, यानी कि ये कह रहा है जो डिग्री है सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने मतलब डिग्री उन्हें मिलेगी जिन्होंने वो डिग्रियाँ उन्हें मिलेगी, मतलब समझाया नहीं जा रहा मेरे से, मतलब जिन्होंने पढ़ाई की है और वो कोर्स किया है पूरा, उन्हें डिग्री मिलेगी। ऐसे नहीं कोई भी मतलब वगैरह नथ वगैरह कोई भी आता है मतलब डॉक्टर वो कुछ भी लगा लेते हैं। तो ये किसने लगाई थी, ये मतलब किसने हटाई है, इंदिरा गांधी के टाइम पर हटाई थी, इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। और जैसे PhD करी तो डॉक्टर ले सकता है, जिसने PhD करी है तो वो डॉक्टर उपाधि लगाएगा क्योंकि वो तो उसने PhD की है, लगा सकता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर लगा के बैठ जाए ये गलत है। तो इसलिए आर्टिकल 18 ने से समाप्त कर दिया था इंदिरा गांधी द्वारा। आर्टिकल 20 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि यह 3 मुख्य अधिकार प्रदान करता है। पूर्वव्यापी कानून से सुरक्षा, दोहरा खतरा निषेध और आत्म दोषसिद्धि के खिलाफ सुरक्षा। इन अधिकारों का मौलिक माना जाता है, ठीक है, इनको मौलिक माना जाता है क्योंकि वे राज्य द्वारा मनमाने ढंग से अतिक्रमण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पता होगा तो मैं इतना आर्टिकल तो छोटे मोटे 20 आर्टिकल का कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए
ये तो मैंने पढ़ लिया, हमने दोबारा से आ गया। 16 कहता है लोक नियोजन के मामले में समान अवसर, यानी कि यह लोक नियोजन के मामले में समान अवसर का आश्वासन देता है और राज्य को कोई भी धर्म का हो, जाति, लिंग, वर्ग, वर्ण का हो, वंश का हो, जन्म स्थान का हो, निवास कहीं का भी हो, उनमें किसी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव से रोकता है वो। यह अनुच्छेद राज्य के अधीन पदों के लिए पिछड़े वर्ग, कम प्रतिनिधित्व वाले राज्य, अनुसूचित जनजातियों की जातियों के विशेष प्रदान देने के लिए राज्य की स्वायत्तता भी प्रदान करता है। कुछ पदों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी दी जा सकती है, जिसकी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान, ये बोल रहा है कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी लिंग, कोई वंश, कोई भी स्थान का हो, समान अवसर की समानता है। ठीक है, सबको समान काम मिलेगा। बिहार के मिथिला क्षेत्र में, बिहार के अंदर एक मिथिला क्षेत्र है, वहाँ पे मछुआरों द्वारा निम्न से कौन सा डांस किया जाता है? तो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र में, बिहार के, अब मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी ना बोलते बोलते, बिहार के मिथिला क्षेत्र के अंदर मछुआरे रहते हैं, वहाँ पे वो एक डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं? वो करते हैं कमला। ठीक है, आगे इसको ऐसे कर लो। बिहार के अंदर मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र के अंदर मछुआरे मछली कहाँ से पकड़ते हैं? पानी से पकड़ते हैं। पानी में कौन सा फूल होता है? कमल। बस, तो कमला कहाँ है? मछुआरों का मिथिला, बिहार में। बिहार के मिथिला, इसको पढ़ो। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मछुआरों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कमला कहलाता है। यह नृत्य अक्सर मछली पकड़ने, नदियों और मिथिला क्षेत्र में दैनिक जीवन से संबंधित विषयों को दर्शाता है। यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को व्यक्त करता है, जो उनकी आजीविका के लिए नदी पर निर्भरता पर केंद्रित करती है। महिला साड़ी पहनती है, धोती कुर्ता पहनते हैं आदमी। आगे चलो, इतना पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत ही रात हो जाएगी। विदेशिया कहाँ है? ये भी भारत का ही है। नृत्य नाटक रूप है जिसके बारे में, विदेशी याद कर लो, आता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे नाटक के प्रति जुनून रखने वाले एक नए भिखारी ठाकुर ने बनाया था। मतलब इसका नाटक के अंदर बहुत ज़्यादा जुनून था, तो इसका नाम था भिखारी ठाकुर। पूछ लेगा भिखारी ठाकुर ने कौन सा डांस किया? तो विदेशिया। यह सामाजिक मुद्दों और पारंपरिक और आधुनिक, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष से संबंधित है। डोमकच विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर में किया जाता है। डोमकच भी कहाँ का है? डोमकच एक त्यौहार है जो महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर में किया जाता है। ठीक है, ये भी बिहार के अंदर होता है। फगुआ एक नृत्य है जो कि होली के दौरान, डोमकच मुझे बताना कहाँ पे होता है एग्जैक्ट, इसमें दे दो रखा नहीं है, पता नहीं बिहार का कहाँ का है, इसको कमेंट में करना। ठीक है, तो ये इसमें याद कर लो कि जो है महिलाओं द्वारा दूल्हे घर में किया जाता है। और फगुआ एक डांस है जो कि होली के दौरान किया जाने वाला एक लोकगीत है। जाट जाटिन बिहार का ही है। जब बिहार का तो बिहार का हो सकता है, वो भी है ना डोमकच, लेकिन फिर भी तुम बता देना, क्योंकि एक जो डांस है या एक फेस्टिवल है वो एक से ज़्यादा स्टेट में हो सकते हैं, तो बताना मुझे कमेंट में। जाट जाटिन बिहार का है। ठीक है, और विशेष रूप से मिथिला और कोसी क्षेत्रों का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य यही है। यह एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया जाता है। पुरुष काम करने के लिए दूर जा रहे हैं। यह नृत्य गरीबी और दुख को दर्शाता है। जाट जाटिन। ओके, आगे जिजिया, ये भी बिहार का है। सूखे के दौरान इंद्र से वर्षा, मतलब जिजिया होता है जब, देखो अगर ये मतलब पुरुष काम करने के लिए दूर जाते हैं अपना घर छोड़ के, तो ये जाट जाटिन होता है। ठीक है, दुख का प्रतीक है जाट जाटिन बिहार में। तो जिजिया का है, जब सूखा पड़ जाता है ना, तो इंद्र को हम जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि वर्षा कर दो, तब जिजिया मनाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर गायक हारमोनियम और ढोलक लेके बजाते हैं उसको। झुमरी गुजरात में गरबा के समान है। झुमरी जो है ना, मतलब झुमरी भी बिहार के अंदर है। झूमर तो होता है गुजरात में, लेकिन झुमरी यहाँ पे ये गुजरात के जो गरबा होता है ना, झूमर राजस्थान में होता है। हाँ, तो लेकिन झुमरी है ये बिहार में होता है, और ये गुजरात के अंदर जो गरबा है ना उसी के जैसा होता है झुमरी बिहार के अंदर। कजरी बिहार के अंदर है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह अक्सर महिलाओं की अपने प्रेमी के लिए लालसा का वर्णन करता है। कजरी, क्योंकि गर्मियों के आकाश में काला मानसून बादल छाया था और बरसात के मौसम में तो पता है क्या होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार का माल है? तो कपास हीन है या पूंजी तत्व है या फिर मध्यवर्ती विघन है? तो कपास एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, चल लेते हैं आगे। कपास एक मध्यवर्ती माल है क्योंकि इसका उपयोग दूसरा माल कपड़े के उत्पादन के लिए किया जाता है। कपास जैसे पेड़ हो गया, पेड़ से हमने कपास ली, कपास से हम कपड़ा बनाएंगे, तो कपड़ा क्या है? वो कपास के एक मध्यवर्ती हो गया। मध्यवर्ती क्या है? ऐसे माल जिनका उपयोग अन्य माल के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन्हें उत्पादक माल या अर्धनिर्मित उत्पाद भी कहा जाता है। कपास एक प्राकृतिक रेशा है जो मजबूत और अवशोषक होता है। इसका उपयोग कपड़े, घरेलू सामान और औद्योगिक उत्पादों सहित कई चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। हीन वस्तु क्या होती है? वस्तु है जिनकी मांग आय बढ़ने पर घट जाती है। हीन वस्तु होती है अगर तुम्हारी मांग बढ़ी, ठीक है, तो वो क्या है? वस्तु की मांग आय बढ़ने पर, यानी कि क्या कह रहा है? वस्तु की मांग आय बढ़ने पर
बढ़ जाती है। जैसे मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैंने मांग कम कर दी, लेकिन अगर मेरी सैलरी बढ़ी तो मैं मांग ज़्यादा करूँ ना, क्या है ये। लेकिन ये उल्टा है भाई, मांग बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी तो मांग कम कर देंगे, ये हीन वस्तु होती है। ठीक है, ऐसे मान लो। पूंजीगत वस्तु क्या है? वस्तुएं जिनका उपयोग, मतलब ऐसा मान लो, इसका एग्जांपल मान लो हीन वस्तु है, ये हीन वस्तु है, मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव ना, हीन वस्तु जैसे घिन सी आ रही हो, मतलब ऐसा मान लो हीन वस्तु जैसे मान लो कि पहले मैं 5 रुपये का समोसा खाती थी, लेकिन मेरी सैलरी बढ़ी तो मैंने 5 रुपये का हटा के मैं उसको 30-35 वाला समोसा खाने लगी, यानी कि मैं उसको उसकी मांग कम कर दी 5 रुपये वाले की, मैंने 35 वाले की मांग करी क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ गई। तो वो होती है हमारी हीन वस्तु, जो 5 वाला समोसा वो हीन वस्तु का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसा मान लो। एग्जाम्पल के लिए क्या समझाऊँ, फिर यही समझ लो तुम। पूंजीगत वस्तु क्या होती है? वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है लेकिन अंतिम उत्पाद का हिस्सा नहीं होता, जैसे मशीनरी। पूंजीगत वस्तु वह होता है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, यानी कि जैसे मशीनरी होगी, मशीन में हमने अपने पैसे लगाए, पहले हमने पैसे लगा के मशीन खरीदी, वो हमारी पूंजी लगा के खरीदनी हमने, तो वो पूंजीगत वस्तु होगी, जिससे हम और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उत्पादन करेंगे उस मशीनरी द्वारा, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तु। विफल वस्तु कहते हैं हीन वस्तुएं जिनकी यह खासियत है कि उसकी मांग उनके मूल्य में वृद्धि के साथ साथ बढ़ जाती है। अब गिवन वस्तु होती है, मतलब ये होती है थोड़ी सी, गिवन वस्तु का एग्जांपल देती हूँ बहुत बढ़िया था। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी बढ़ी है ना, और मतलब ऐसा मान लो सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, मान लो जैसे बाज़ार में तुम गए और वहाँ पे एक पुराने ज़माने का कोई शीशा है बहुत, है ना, मान लो एकदम प्राचीन शीशा है वो बहुत, है ना, और चमकदार सा बहुत डिज़ाइनर सा शीशा है, और उसका उन्होंने प्राइस रख रखा है मतलब 1,000, तो तुम्हें लगेगा अभी इसका मेरे टाइम पे 1,000 प्राइस है, लेकिन अगर मैं और 1-2 साल वेट करता हूँ तो इसका, जैसे मान लो हीरे मान लो, सोना मान लो, है ना, उनकी कीमत अभी कितनी है, ज़्यादा बहुत सारी होती है। ठीक है, और फिर आने वाले सालों में और भी हो जाती है, तो उनकी मांग जो है बढ़ती रहती है। वो कितनी महंगा जो है वो फिर भी मतलब उनकी प्राइस बढ़ रहा है और तुम्हारी डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसे मान लो। प्राइस मैं समझा नहीं पाई, समझ लो, मैं सोना चांदी का भाव ले रहा हूँ, तो जैसे मान लो सोना बढ़ता है तो हम भी उसकी मांग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर और महंगा हो जाएगा तो उसकी कीमत फिर और ज़्यादा मिलेगी हमें, तो अभी खरीद के रख लो। ठीक है, ऐसे करके अपने आप समझ लो। आगे चलते हैं। चपटा कर्मियाँ जिसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म में पाई जाने वाली, जो कैच में होता है ना, कैच में, उनको बोलते हैं चपटा कर्मियाँ। प्लेटफॉर्म में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का प्रकार पहचानो जो प्रसारण नियमन में मदद करता है, तो वह ज्वाला कोशिकाएँ होती है जो उनको फैलने में कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी, फैलना ही होना है प्रसारण, हाँ वही है। ज्वाला कोशिकाएँ से बोलते हैं फ्लेम सेल्स, विशिष्ट कोशिकाएँ हैं जो इन जीवों में उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में जाना जाता है। ज्वाला कोशिकाएं प्रसारण नियमन में प्राथमिक भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्राइटनेस तेज हो रही है, कम कर लूँ, हाँ, ज्वाला कोशिका प्रसारण नियमन में प्राथमिकता भूमिका निभाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के अंदर पानी और आयनों का संतुलन बना रहता है। प्रसारण नियमन के साथ साथ ज्वाला कोशिकाएं अपशिष्ट उत्पादों को हटाने में मदद करती है। ज्वाला कोशिका करती है, एक तो ये अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं इनको भी हटाती है, और ये प्रसारण नियमन भी करती है। अब ये प्रसारण नियमन क्या होता है इसको बताना मुझे कमेंट में, मुझे खुद नहीं पता, बस मैं इसको रट रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको रटना ही पड़ता है। यह तंत्र न केवल प्लेटी हेलमिंथेस में पाया जाता है बल्कि अन्य प्रकार के चपटे में भी और अकेसेरुकी में भी पाया जाता है। हालांकि यह प्लेटी हेलमिंथेस में सबसे प्रमुख है। मध्य चर्म यानी कि मेसोडर्म, मध्य चर्म भ्रूण में एक जनन परत है। जो हम छोटे छोटे शिशु होते हैं पेट के अंदर, उनके अंदर क्या है, ये जनन परत है जो शरीर में कई ऊतकों और संरचनाओं को जन्म देती है। यह है कौन, मेडोजर्म यानी कि मध्य चर्म। यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म अन्य 2 जनन परतों के बीच स्थित होता है। 2 जर्म होते हैं, कौन कौन से, जर्म 2 डर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कौन सा होता है, मध्य चर्म। नाम से पता चल रहा है मध्य में बीच में है किसके, एक्टोडर्म के और एंडोडर्म के। जो जनन कोशिका मतलब क्या है, ये जनन परत होती है ये। ठीक है, पैरा एक्सियल मध्य चर्म कशेरुकी डर्मिस और सिर के मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। जो पैरा एक्सियल मध्य चर्म है ना, ये किसका यूज़ कर, मतलब किसका
निर्माण करते हैं कशेरुकों का, डर्मिस का और सिर का। सिर की मांसपेशियाँ हैं, मतलब कि हमारे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं कौन कौन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मध्यडर्म। तो इसमें से एक है मध्यचर्म। मध्यचर्म में कई सारे पार्ट होते हैं, तो मध्यचर्म का पहला पार्ट है पैराएक्सियल। तो ये क्या बनाता है, पैराएक्सियल ये बनाता है हमारे कशेरुक। डर्मिस यानी कि हमारी त्वचा, सिर की मांसपेशियाँ बनाता है कौन, पैराएक्सियल। इंटरमीडिएट क्या बनाता है, मूत्र जनन आंगी तंत्र, यानी कि हमारे जो भी हमारा शिशु वगैरह का पार्ट होता है वो, ठीक है, जिसमें गुर्दे, किडनी, गोनाड शामिल होता है, ये सब बनाता है इंटरमीडिएट मध्यचर्म। दूसरा लैटरल प्लेट मध्यचर्म में बनता है स्प्लेन चनिक मीजोडर्म, सोमेट्रिक मीजोडर्म और एक्ट्राएम्ब्रियो, पता नहीं कि आप ना पढ़ लो इसको, झिल्ली का निर्माण करता है, ठीक है। मूल कोशिका स्टेम सेल्स। स्टेम कोशिका ऐसी कोशिका है जो शरीर में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं में विकसित हो सकती है। वे सभी अंगों और ऊतकों के लिए आधार कोशिकाएं हैं और वे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जनन में मदद करती है। भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, अड़ियार में था, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम इसको। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेलेना पेट्रोवना ब्लात्स्की। सिर्फ मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, इतना बड़ा नाम तो याद नहीं हो पाएगा, मैंने ऐसे किया था ब्लात्स्की ने ब्लावात्स्की ने याद की थी, मतलब याद नहीं, ब्लावात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर अड़ियार में था। ब्लावात्स्की ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अड़ियार जो है पदनाम कभी कभी नाम में जोड़ा जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह वह मुख्यालय वाला थियोसॉफिकल सोसाइटी है। अमेरिकन अनुभाग और कुछ अन्य लॉज के 1895 में विलियम क्वान जज के नेतृत्व में इससे अलग होने के बाद, मैं लॉ पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मत मानो, चलो। 1882 में इसका मुख्यालय ब्लावात्स्की और अध्यक्ष हेनरी स्टील ओकलाट के साथ न्यूयॉर्क से अड़ियार, चेन्नई, मद्रास के एक क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है ना। सोसाइटी का दर्शन 3 सिद्धांत पर आधारित है। सार्वभौमिक महत्व, तुलनात्मक धर्म और दर्शन का अध्ययन करते हैं, इसमें ये प्राकृतिक नियमों की जांच करते हैं। पढ़ते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी, बस ये मेन है, जो अभी इतना पढ़ा नहीं वाला। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 के अंदर स्थापित हुई थी, एक विश्वव्यापी निकाय है जिसका उद्देश्य पिछले थियोसॉफिस्ट, विशेष रूप से 3वीं शताब्दी ईसा में टेटिंग करने वाले ग्रीक और अलेक्जेंड्रियन नवप्लेटोनिक दार्शनिक के निरंतरता में थियोसॉफी के विचारों को आगे बढ़ाना है। बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी और बॉम्बे थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया। ऑलरेडी WPL सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो 2023 में होता ही है, ठीक है। भारतीय महिला प्रीमियर लीग WPL का पहला संस्करण मार्च 2023 में आयोजित किया गया था। मुंबई इंडियंस ने पहला खिताब जीता था, मुंबई इंडियंस जीती थी। WPL भारत में एक महिला T20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है। भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI WPL का आज्ञापक और संचालक है। WPL को भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने कौशल दिखाने का अवसर देने के लिए बनाया गया था। मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस खेल में दिल्ली कैपिटल को हराकर पहला सीजन जीता। जो मुंबई इंडियंस थी ना, मुंबई इंडियंस जीती थी, उसने दिल्ली को हराया था, दिल्ली कैपिटल से। आगे बढ़ लेते हैं, एरोप्लेन जा रहा है। हाँ, पुरुष अभी वाली है हमारी IPL। देखो WPL होती है वुमेंस की, लेकिन IPL होता है हमारी पुरुषों का, ठीक है। क्रिकेट का टूर्नामेंट है ये। इसका पहला संस्करण 2008 में होता। IPL तो 2008 में होते हैं, लेकिन WPL 2023 में होते हैं। IPL भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है जिसकी स्थापना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने की थी। लीग ने अपार लोकप्रियता हासिल की और दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले क्रिकेट लीग में एक बन गई। IPL के उद्घाटन सत्र में भारत के विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 टीमें शामिल थी। 8 टीम ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ। तो नेक्स्ट है हमारा 2011 की भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गीवादी है। झुग्गी कहाँ पे है तो बताइएगा, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक झुग्गी निवासी थे, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर है।
महाराष्ट्र में, फिर हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर 2011 में महाराष्ट्र में 11.8 मिलियन झुग्गी निवासी थे। परसेंट में कौन याद कर रहा, याद कर लो पर हाँ करना पड़ेगा। 2011 में महाराष्ट्र में 11.8 मिलियन झुग्गी निवासी थे। महाराष्ट्र के अंदर कितने थे? 11.8 मिलियन झुग्गी, जो देश की कुल झुग्गी आबादी का 18.1% था। 2011 में आंध्र प्रदेश में 10.2 मिलियन झुग्गी निवासी थे। कुल मिलाकर 2011 में भारत में 6.55 करोड़ झुग्गी निवासी थे। आगे बढ़ लेते हैं। जनगणना किसी दिए गए जनसंख्या के सदस्यों के बारे में अरे पता नहीं, जनसंख्या तो पता है ना क्या होता है, जनगणना मत पढ़ो इसको, आगे चलते हैं। ये पढ़ लो। 2011 तक भारत की 10वीं जनगणना 15 नंबर की थी और भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है, और 10 की वाली हुई थी 1881 में और 1871 में हुई थी हमारी 82 वाली मेयो के काल में। ठीक है, 1901 में यह हर दशक हो रही है। 1901 से पढ़ते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदुओं के आवेशों के बीच बोलते हैं कूलाम का नियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgH होल स्क्वायर पता है तुम्हें। तो अब हम सबके रासायनिक सूत्र पढ़ लेते हैं। अगर आएगा तो कहाँ से आएगा, यहीं से पढ़ लेते हैं। जल का H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है CO2, और सोडियम क्लोराइड का होता है टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसको NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। अमोनिया का NH3 होता है। इथेन का CH4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgH होल स्क्वायर। ग्लूकोज का H12O6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। और एथेनॉल का याद कर लो, ये नया है C2H5OH। C2H5OH होता है एथेनॉल। बेकिंग सोडा का याद कर लो NaCO3। और ऑक्सीजन का तो पता ही है। और हाइड्रोजन पर H2O तो होता है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ये याद कर लो तुम थोड़ा सा एथेनॉल का C2H5OH। C2H5OH एथेनॉल का। और NaCO3 होता है हमारा बेकिंग सोडे का। जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए, इनके चयन कीजिए। जीवाणु कोशिका के बारे में तो क्या है? जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक पैपेट। जीवाणु कोशिका भित्ति जो हमारे एनिमल्स हैं, यानी कि हमारे जो सेल वॉल होती है, तो घटक क्या है? पैप्टिडोग्लाइकेन होती है हमारे अंदर, या म्यूरिन होती है। जो हमारी जीवाणु की सेल होती है वो हमारी किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पैप्टिडोग्लाइकोनिन, बोल नहीं जा रहा, पैप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन, इनकी बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति के बारे में सही कथन यह है कि वह प्रमुख घटक पैप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन है। पैप्टिडोग्लाइकेन शर्करा और अमीनो अम्ल से बना एक बहुलक है। किससे बना है ये? शर्करा से, अमीनो अम्ल से, फैटी एसिड से और शर्करा से बना। इसे म्यूरिन के रूप में भी जाना जाता है। पैप्टिडोग्लाइकेन सैकुली एक थैले के आकार की एक संरचना है जो कोशिका द्रव्य झिल्ली को घेरती है। यह ग्लाइकेन स्टैंडर्ड से बना होता है जो छोटे पेप्टाइड्स और क्रॉस लिंक्ड होते हैं। जीवाणु कोशिका भित्तियाँ पौधे और कवक की कोशिका भित्ति से भिन्न होते हैं जो क्रमशः सेलुलोज और काइटिन के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति कोशिका की रक्षा करती है। जो हमारी जीवाणु कोशिका होती है ना, वो कोशिका भित्ति की रक्षा करती है, इसके आकार को बनाए रखती है तथा कोशिका को बढ़ने, गति करना, प्रजनन करने की कंट्रोल करती है, उसको अनुमति देती है। ठीक है। दूसरा, यह कोशिका प्रसारणीय दाब और पर्यावरणीय परिवर्तनों का विरोध करने में मदद करती है। कोशिका भित्ति कोशिका को प्रसारणीय अपघटन और अचानक पर्यावरणीय परिवर्तन चाहती है। कोशिका भित्ति असामयिक दबाव का विरोध करती है जो 30 atm तक हो सकता है। कोशिका भित्ति अजैविक सतह को साथ जीवाणुओं के बातचीत को मदद करती है। हटो, ये मत पढ़ा, आगे चलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की है। ठीक है, किरण देसाई एक भारतीय लेखिका है जिनका जन्म 1971 में दिल्ली में हुआ था। वे अनीता देसाई की बेटी है। पूछेगा क्या? पूछ लिया, पढ़ो। मतलब कि अनीता देसाई की लड़की है किरण देसाई, उनका जन्म होता 1971 में दिल्ली में, पता नहीं क्या है, सब चीज़ पढ़ो उस चीज़ में, तो मेंटल कहीं। हाँ, तो इसमें क्या करा? किसकी पुस्तक है ये? किरण देसाई की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो 2006 में पब्लिश हुआ था। उपन्यास में उसी वर्ष मैन बुकर पुरस्कार भी जीता उसी के लिए उन्होंने। और इसमें जो है उपन्यास हिमालय की तलहटी में स्थित एक शहर कालिम्पोंग में रहने वाले एक व्यक्ति भारतीय, मतलब ये भी पूछेगा कि उसमें किस बात का जिक्र है, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था।
पढ़ो ना पढ़ो इसको। कलिम्पोंग मतलब हिमालय के अंदर एक तलहटी में एक कलिम्पोंग जगह है, वहाँ पे रहने वाला एक आदमी था, ठीक है, न्यायाधीश था। उनकी पोथी की कहानी बताता है ये उपन्यास। कहानी पहचान, निर्वासन और संस्कृतियों के टकराव का विषय संबंधित है। पढ़ लेते हैं। कमला बसीन, वो एक नारीवादी थी, लेखिका भी थी और वो कार्यकर्ता भी थी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग जेंडर। कमला बसीन की कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग जेंडर। वाइट इस पैट्रियार्की, सॉरी वॉट है ये, इंग्लिश में लिख देते हैं। वॉट इज़ पैट्रियार्की, मतलब पैट्रियार्की क्या है ना। और अंडरस्टैंडिंग जेंडर, एक्सप्लोरिंग मस्कुलिनिटी, मतलब ये इन्होंने आदमी के ऊपर, मतलब इन्होंने पैट्रियार्की के ऊपर ज़्यादा लिखी है इन्होंने, ठीक है। तो कमला बसीनी कौन कौन सी है? जेंडर, देखो आप पहले वर्ड में आ रहा है जेंडर, अंडरस्टैंडिंग जेंडर, है ना। वर्ड इज पैट्रियार्की, पैट्रियार्की क्या है, एक्सप्लोरिंग, और मस्कुलिन जो होता है ना, मस्कुलिनिटी, वो भी कमला बसीनी की है। मीना कंडासामी कौन है? ये एक हमारी पोइट थी और उपन्यासकार थी, ठीक है, नॉवलिस्ट है और पोइट है। कौन? मीना कंडासामी। इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? द जिप्सी गॉडेस, मतलब कि एक भगवान थे, इनके पास जिप्सी थी, ऐसे कर लो, ये मीना ने बताया हमें। वैन आई हिट यू, और ए पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज ए यंग वाइफ। बस इतना याद करो, पूरा बुक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद करो। वैन आई हिट यू, मैं जब तुम्हें मारा, वैन आई हिट यू, है ना। द जिप्सी गोडेस, और कौन सी है तीसरी वाली? एग्जिटिव कैडेवर्स, ये हमारी है मीना कंडासामी की। मंजू कपूर एक उपन्यासकार, इनकी कोई पुस्तक नहीं है। दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित शासकों में किसके शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया था? तो बेगमपुरी मस्जिद बनवाया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली में अपने एक नए शहर विश्व के पवित्र स्थान जहाँपनाह के लिए एक प्राथमिक मस्जिद के रूप में बेगमपुरी मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। इनका जो है विश्व का पवित्र स्थान है जहाँपनाह, ठीक है, दिल्ली के अंदर। यहाँ पे उन्होंने बेगमपुरी मस्जिद, अभी तो ने ये पूछ लिया कि जो बेगमपुरी मस्जिद है वो किसने बनवाई, है ना, ऐसा पूछा है। हाँ, भगवान कसम खा कर यही क्वेश्चन आया था कि मेरे में ये आया था कि जो बेगमपुरी मस्जिद है वो कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब जब मैं दूसरा अटैम्प्ट दिया था, दूसरा क्या है, मैं मॉक दिया था, तो उसमें आया था कि बेगमपुरी मस्जिद कौन से स्टेट में है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने बनवाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी, और ये कहाँ पे? दिल्ली में है। और पढ़ लेते हैं। शहर की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक बेगमपुरी मस्जिद कहलाती है, और यह दिल्ली के आसपास बेगमपुर में श्री अरबिंदो रोड पर अरबिंदो आश्रम के आसपास स्थित है। फिरोज शाह के प्रधानमंत्री मुकबल खान के पुत्र खान जहां ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। किसने किया था? खान जहां ने। जो कौन था? फिरोज शाह का प्रधानमंत्री था, मुकबल खान का पुत्र था ये खान जहां। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिनका टाइम पीरियड था 1325 से लेकर 51 और 1326 से लेकर 1327 के वर्षों में दिल्ली का चौथा मध्ययुगीन शहर स्थापित किया था। नेक्स्ट है फरवरी 1325 में अपनी मृत्यु तक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के 18वें शासक के रूप में काम किया। वे गयासुद्दीन तुगलक यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक के सबसे बड़े पुत्र थे। गयासुद्दीन तुगलक जिन्हें 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, भारत में तुगलक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। पूछेगा कि तुगलकाबाद किसने बसाया था, तो किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के मामलुक वंश के 9वें शासक थे गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। लास्ट है, मतलब एक गुरु सम्राट मोहम्मद घोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। उत्तर भारतीय वास्तुकला कहलाती है नागर शैली, पता है सबको। नागर मंदिर आमतौर पर उत्तर भारतीय शैली की वास्तुकला के होते हैं। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली नागर, पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। पर नागर उत्तर भारत में हिमालय और विंध्याचल के बीच की भूमि से जुड़ा हुआ है। नागर शैली हिमालय और विंध्याचल के बीच की भूमि से जुड़ी हुई है। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि है, जबकि वैसरा शैली कभी कभी विंध्या और कृष्णा के नदियों के बीच की क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर भारत में एक पूरे मंदिर को पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाना आम है, जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जिसे आमतौर पर विस्तृत सीमा की दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते। जबकि सबसे पहले मंदिरों के, ये फालतू का है, पढ़ो। गर्भगृह क्या है?
हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे स्थित होता है। गर्भगृह क्या होता है? सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे गर्भगृह होता है। शिखर क्या होता है? शिखर के आकार आधार पर नागर मंदिरों के कई उपखंड हैं। नागर क्रम में दूसरा प्रमुख प्रकार का स्थापत्य फमसना है, जो लैटिना की तुलना में व्यापक और छोटा होता है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन ये बनेगा कि जो गर्भगृह है, शिखर है या फमसना है, कौन सी शैली का हिस्सा है, नागर या द्रविड़? तो ये नागर का है, बस इतना याद करो। अब याद कर लो ये वाला। नागर भवन का तीसरा प्रमुख उपप्रकार आमतौर पर वल्लभी प्रकार कहलाता है। ठीक है, ये आयताकार इमारतें हैं जिनकी छत एक तहखाने वाले कक्ष में उठती है। अब मंदिर वास्तु के 3 शैलियाँ नागर उत्तरी शैली होती है, द्रविड़ दक्षिणी होती है, वैसर मिश्रित होती है दोनों की, लेकिन साथ ही कुछ क्षेत्रीय शैली भी होती है। जैसे मान लो शिल्प शास्त्र के रूप में जाने वाले कई वास्तुशिल्प या ग्रंथ पारंपरिक मध्ययुगीन काल में लिखे गए थे। ये मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैली ये जैसे नागर, द्रविड़ और वैसर का उल्लेख करती है। द्रविड़ दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। नागर मंदिर के विपरीत द्रविड़ मंदिर में एक परिसर की दीवार से घिरा होता है। ये मतलब दीवार मंदिर जो बनाते हैं बीच में, उनके साइड में एक रेलिंग बना देते हैं। वो सामने की दीवार में इसका एक केंद्र में एक प्रवेश द्वार होता है जिसमें गोपुरम के रूप में जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं गोपुरम। जैसे मान लो मैंने ये टेम्पल बनाया, ठीक है, और इसके चारों ओर मैंने बाउंड्री कर दी, और फिर यहाँ से घुसने के लिए मैंने गोपुरम बनाया था, इसमें घुसने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम गोपुरम, और ये द्रविड़ शैली में होता है। ठीक है, तमिलनाडु में विमान के रूप में जाना जाने वाला एक मुख्य मंदिर टावर का एक आकार रहता है, इसे बोलते हैं, ऐसे मंदिर होते हैं यहाँ पे। तो ये विमान होता है, ठीक है, इस तरीके से पूरा ही विमान होता है, टावर के रूप में जाता है ना, उसको बोलते हैं विमान। कह रहे हैं सीढ़ीनुमा पिरामिड की तरह जो ज्यामितीय रूप से ऊपर उठता है, ना कि उत्तर भारत के घुमावदार शिखर की तरह, उसे बोल रहा है। मतलब कि सीढ़ियों की तरह उठता है, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, मतलब ऐसे पूरा बन जाएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या? माय गॉड। सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर टावर के भीतर शामिल किए जाते हैं या मुख्य मंदिर के बगल में अलग, मतलब छोटे छोटे और भी टेम्पल्स होते हैं इनके साइड में, अलग छोटे मंदिरों में स्थिर होते हैं। कांचीपुरम, तंजौर, मदुरै और कुंभकोणम तमिलनाडु के सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ पूछ रहे हो तमिलनाडु कौन कौन से मंदिर है? कांचीपुरम है, तंजौर है, मदुरै है और कुंभकोणम है। कभी तुम कोणम सोचो और सब सोच के लगाओगे ओणम की तरह केरल में भाग, नहीं, तमिलनाडु का है ये। 8वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित नहीं थी। निम्न में से कौन सा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? अरुंधति रॉय, पता है? अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है। इस उपन्यास में बुकर पुरस्कार जीता था। इन्होंने 40 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया था इस उपन्यास को इन्होंने। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में अरुंधति राय का उद्देश्य यह है कि उन अंतरों को चित्रित करना जो भारतीय समाज और लोगों पर अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेने के कारण डालता है। मानव, हटाओ इसे, ये भी नहीं पढ़ते, अभी इतना पढ़ो, जो बोल्ड है ना उसको पढ़ो। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी, ये इनकी पुस्तक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, अ घोस्ट एट हिस्ट्री स्टोरी, और द डॉक्टर एंड द सेंट, ये किसकी है? अरुंधति रॉय की है। द डॉक्टर एंड द सेंट, ए घोस्ट स्टोरी, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, वह है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, है ना, फेसिज्म, फिक्सन, माई शेडिसन हार्ट, ये सब इनकी पुस्तक है, उपन्यास है। वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी रह चुकी है। मानवाधिकारों और पर्यावरणीय कारणों में भी शामिल। आगे बढ़ो। अनिता देसाई की कौन कौन सी है? क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग, फीस्टिंग। अनिता देसाई थी ना, तो हम भाई अनिता कोई बहुत बड़ी महान हस्ती है वो देसाई ना, तो उनके लिए हमने क्लियर कर दी लाइट की, पूरे दिन भागने चाहिए, लाइट को क्लियर रखो। फास्टिंग फीस्टिंग, हमने फास्ट जल्दी काम किया। इन कस्टडी, फिर उनको हमने कस्टडी में बुलाया। द विलेज बॉय, द सीन, जितने भी गांव के लोग उनको देखने के लिए आए थे, ठीक है, पढ़ते हैं। चित्रा बनर्जी दिवा करुणे की कौन कौन सी है? द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, मसालों के बारे में चित्रा दिवा करुणिया, उनके पास कोई अच्छी सी करुणा है जिन्होंने मिस्ट्री खोज ली स्पाइसेस की, ऐसे मान लो। द पैलेस ऑफ
इल्यूजन्स है ना, इनके पास करुणा है, शक्ति है कुछ, तो इल्यूजन्स वाली किसकी पुस्तक है, ये भी इनकी है, बनर्जी दिवाकरुणी की। बिफोर वी विजिट द गॉड्स, भगवान को हम विजिट करने से पहले करुणा से मिल लो, शक्ति दे दी तुम्हें पहले से ही। द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट, लुभाने वाला भी उनके पास करुणा है, तो वो लुभा सकती है, ठीक है। इसकी आलू भिंडी नहीं बिकी अब तक। चलो तो इसको रोकना पड़ेगा मुझे अभी। भाई देखो टाइम हो चुका है 8:30, मुझे ऐसा लग रहा है, और 8:30 ही हो गए पूरे। गैसिंग पावर देखो मेरी कितनी अच्छी है। विक्रम सेठ की है, अ सूटेबल बॉय है, इन इक्वल म्यूजिक, द गोल्डन गेट, 2 लाइव्स। गोल्डन गेट किसकी है, विक्रम सेठ, सेठ गेट, ठीक है, सेठ की कौन सी है, गोल्डन गेट, 2 लाइव्स भी हो गया, अनसूटेबल सूटेबल बॉय भी है, और एन इक्वल म्यूजिक भी इसी की है। आगे पढ़ लेते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड निम्न में से किस शहर में हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। जल्दी पढ़ते हैं। चेन्नई में हुआ था 9 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया था, 28 जुलाई 9 अगस्त को। और 44वां शतरंज ओलंपियाड है के आधिकारिक लोगों और शुभंकर का अनावरण किया 28 जुलाई से 10 अगस्त तक, ये महाबलीपुरम में हुआ था। शुभंकर था थम्बी, इतना पढ़ते हैं, ठीक है। ये कह रहा है शुभंकर थम्बी एक नाइट है ना, यानी कि एक नाइट है जो पारंपरिक तमिल पोशाक, वेष्टी, धोती और कमीज पहने हुए है और हाथ जोड़े दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर तमिल अभिवादन बड़ा कम कर रहा है। इसकी कमीज पर शतरंज विश्वास शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। आधिकारिक के अनुसार आधिकारिक अकॉर्डिंग प्रतियोगिताओं को पहले ही ओपन और महिला वर्गों में 180 देशों की 343 टीमों का रिकॉर्ड मिल चुका है। विश्व शतरंज निकाय फिडे भारतीय में पहली ओलंपिक शैली का मसाल रिले करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। पढ़ लेते हैं जो फिडे है ना, इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन, पढ़ लेते हैं। इसका गठन होता हमारा 20 जुलाई 1924 को। फिडे का गठन होता 20 जुलाई 1924 को। फेडरेशन इंटरनेशनल चेस, कैसा ये डैश एच क्या होता है ये, 20 जुलाई 1924 को फुल फॉर्म देख लेना गूगल करके, ठीक है। तो 20 जुलाई 1924 को फिडे की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका लानोज स्विट्जरलैंड में है, किसका, लानोज में, स्विट्जरलैंड में है। 20 जुलाई को हम मनाते हैं चेस डे, तो 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी, इसीलिए मनाते हैं चेस डे। लानोज स्विट्जरलैंड में स्थापना है। 200 राष्ट्रीय संघ है इसके अंदर मेंबर। अध्यक्ष कौन सा है इसका, अकार्डी डोवारकोविच, और आदर्श वाक्य है हम एक परिवार है। कौन सा क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय पे भी 50 क्वेश्चन है, 50 पेज ऐसे रह चुके हैं, अभी भी याद करने पड़ेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली में है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI भारत में खेल के विकास के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। यह 1984 में स्थापित हुआ था। पूछेगा कि जो भारतीय खेल प्राधिकरण ना वो 1984 में मतलब स्थापित हुआ था। इसकी मूल संस्था खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय है, ठीक है। खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय है। और ये क्या कह रहा है, SAI में दो खेल अकादमिक संस्थान, 11 छोड़ो राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय की सूची पढ़ लेते हैं। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को, ठीक है। LIC की स्थापना हुई थी मुंबई में, हेडक्वार्टर है, और RBI का मुंबई में ही है। LIC की हुई थी 1956 के अंदर, ठीक है। और जो ICC है, भारतीय रासायनिक परिषद, ठीक है, ये रासायनिक केमिकल वाला है, क्रिकेट नहीं है ये रासायनिक है, केमिकल है। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। तो ICC रासायनिक वाला का, भारतीय रासायनिक परिषद की हुई थी 1938 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। LIC की 1956 में मुंबई में हेडक्वार्टर है। BCCI की हुई थी हमारी मुंबई में हेडक्वार्टर है 1928 में। BCCI की हुई थी स्थापना 1928 में, और ICC की हुई थी 1938 में, LIC की 1956 में। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI बोलते हैं इसको, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और 1997 में तो TRAI की स्थापना 1997 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। BIS भारतीय मानक ब्यूरो की हुई थी हमारी 1986 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। केंद्रीय सांघिक संगठन CSO जिसे बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ जिसे बोलते हैं ISSDA, हरियाणा में है, 1989 में स्थापना हुई थी। CSO के 1951 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और स्टेनलेस स्टील का हुआ था हरियाणा में हेडक्वार्टर है 1989 में।
और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कोलकाता में 1851 के अंदर 1850 के अंदर कोलकाता के अंदर। और ये हमारा CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंदर हुई थी 1942 में। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान बाल पोषण पर केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हमारे 1975 में हुई थी। ओके, अभी एक बुक आएगा उसमें पूछेगा तुमसे कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि ये कब स्टार्ट हुई थी 1975 के अंदर। अब दोनों क्वेश्चन को हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। जो इसको बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, ठीक है, योजना 2 अक्टूबर को 1975 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुई थी। ICDS 2 अक्टूबर 1975 को महिला और विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुई। एकीकृत बाल सेवा योजना दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा कार्यक्रम में से एक है जो बचपन की देखभाल और विकास के लिए है। 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पोषण के लिए है मेनली है, किसकी मतलब कि माताओं को और बच्चों का। ICDS का उद्देश्य क्या है? 0 से 6 साल के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में वृद्धि करना, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक शारीरिक को बढ़ाना, पोषण ना हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? हिमालय मध्य एशिया से आने वाली, जो हिमालय है ना हमारा भारत ऊपरी पार्ट है, जो हमारा ऊपरा पढ़ लो, थक गई हूँ मैं। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाएं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। सबसे बुरी मुझे जीएस लगती है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाएं, पढ़ लो, मैं रिवाइज नहीं कर पाई इसको। क्या कह रहा है? हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अधिक ठंडी हवाएं से उपमहाद्वीपों की रक्षा करता है। जो हमारे उपमहाद्वीपों की रक्षा करता है, जो हिमालय ठंडी हवा आती है उसकी। हिमालय मध्य एशिया, बस यही पढ़ो इसको, क्या पढ़ना है इसको। थार मरुस्थल नमी से भरपूर दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों को आकर्षित करता है, जो भारत में अधिकांश वर्षा लाते हैं। भाई पढ़ लो इसको पढ़ो। थार मरुस्थल जो है नमी से भरपूर दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों को आकर्षित करता है, जो भारत में अधिकांश वर्षा लाते हैं। पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मानसून किससे होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की होती है, जिसमें अलग अलग गीली और शुष्क जलवायु होती है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर हिमालय, उत्तर से शीतोष्ण और अल्पाइन तक होती है। कह रहा है ये यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें अलग अलग गीले और सूखे। पढ़ी था हमने ऋतुएं। ग्रीष्म, अब ऋतु हमारे कितने प्रकार की होती है? पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म जो मार्च से जून तक रहती है, गर्मी वाली, कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। पूर्व मानसून होता है, उत्तर पूर्व और पूर्व में गरज के साथ बारिश आम है। यहाँ पे मानसून जुलाई से सितंबर तक रहता है। देश की वार्षिक वर्षा का 3/4 हिस्सा है ये। शरद अक्टूबर से दिसंबर में रहता है। तापमान आर्द्रता में कमी हो जाती है। शीत में जो जनवरी से फरवरी रहता है, उत्तर पश्चिम में 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण पूर्व में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। महाबोधि मंदिर को अशोक द्वारा पूरी तरह से ईंटों से बनवाया गया था, ठीक है। महाबोधि मंदिर जो है सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो कि 3वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने, और ईंटों से बनवाया गया, बिहार में स्थित है और अशोक ने बनवाया था, ठीक है। भारत के सबसे पुराना बौद्ध मंदिरों में से एक है ये, जो आज भी स्थापित है। यह मंदिर भारतीय ईंटों से बना हुआ है। मंदिर परिषद में मुख्य मंदिर, बोधि वृक्ष, कमल, तालाब और अन्य प्राचीन मंदिर भी शामिल है इसके अंदर। अशोक का विशाल साम्राज्य पढ़ लेते हैं अब हम। दूसरे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे ये। पहले ने चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं ये, बिंदुसार के पुत्र। और बिंदुसार का पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे थे अशोक। को महान अशोक के रूप में जाना जाता है। अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों को कवर करता है ये। इसमें तमिलनाडु, केरल और कुछ हिस्से शामिल थे। उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को आगे बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया। उनका साम्राज्य वर्तमान बांग्लादेश से पूर्व अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना। अशोक की भी पाटलिपुत्र थी और क्या नाम है, चंद्रगुप्त की भी यही थी। फिर साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियों में तक्षशिला और उज्जैन शामिल थे। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम डांसर है? तो सुनंदा नायर। मोहिनी मान लो जो मोहती है सबको, तो सुंदर सुंदर लेडी होगी तो सबको मोहेगी, तो ऐसा बोलो सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम कर दिया।
सुरेंद्र नायर केरल के शास्त्रीय नृत्य के रूप में से मतलब मोहिनीअट्टम के लिए फेमस है। दूसरा, सुरेंद्र नायर देश की में पहली छात्रा है जिन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी थीसिस मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की। नायर प्रख्यात मोहिनीअट्टम विशेषज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेड्डी की शिष्य है। किसकी शिष्य है वो? कनक रेड्डी की। सुनंदा कई बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों का हिस्सा रही है। नाम, सरस्वती सेन किसकी है? कथक की डांसर है। मल्लिका साराभाई किसकी है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की है। और यामिनी कृष्णमूर्ति की है जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है। मल्लिका साराभाई भी इन्हीं की है। लेकिन सरस्वती सेन है सरस्वती सेन है कथक की। सीमा करमानी किसकी है? भरतनाट्यम के। यह एक अलग सा नाम आया निकल कर याद कर लो। सीमा मेन नाम कहाँ के होते हैं? सीमा से ज़्यादा बाहर से पाई जाती है तो भरतनाट्यम। अब दूसरा, डैश एक ऐसा खेल है जिसमें 2 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं जिनमें से प्रत्येक आमतौर पर 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट पहनते हैं और आइस रिंक पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। मेरे गलत गया कि मुझे लगा आइस नाम है तो आइस स्केटिंग होगा, तुक्का लगा दिया था, गलत है, आइस हॉकी है वो, ठीक है। दूसरा, आइस हॉकी एक ऐसा खेल है जो आइस रिंक पर 2 टीमों द्वारा खेला जाता है जिसमें प्रत्येक में 6 खिलाड़ी होते हैं जो स्केट पहनते हैं। खेल का उद्देश्य क्या? दूसरी टीम से अधिक गोल करना होता है। खेल आयताकार रिंग पर होता है जिसमें कोने गोल होते हैं। रिंग 3 वर्गों में विभाजित है, 2 एंड जोन और 1 न्यूट्रल जोन। प्रत्येक टीम में गोलकीपर होता है। उद्देश्य प्रतिद्वंदी के गोल नेट में पक को शूट करके गोल करना। छोड़ो इसको। कह रहा है आइस स्केटिंग में क्या है? 6 खिलाड़ी होते हैं और इन 6 खिलाड़ियों में 1 गोलकीपर और 5 स्केटर शामिल हैं। 5 स्केटर को आगे 3 फॉरवर्ड और 2 डिफेंसमैन विभाजित किया जाता है। आइस हॉकी आइस रिंग पर खेला जाता है जो 3 विभाजित है। अभी इसको छोड़ो, रिंग बॉल पढ़ते हैं। रिंग बॉल एक आइस आधारित टीम खेल है, ठीक है। ये भी आइस पे खेला जाता है। फिनलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह एक आइस हॉकी रिंग पर खेला जाता है। छोड़ो इसको, ये दोबारा से आ गया। रिंगेट टीम खेल है, टीम में खेला जाता है जो बर्फ़ पर खेला जाता है। अब ये पूछ लेगा कि बर्फ़ वाले कौन कौन से खेल है? रिंगेट हो गया, है ना। अब हमारा रिंग बॉल हो गया और कौन सा था? आइस स्केट हो गया और आइस हॉकी हो गया। ये हमारा बर्फ़ पे खेला जाता है। तो लास्ट कौन था? रिंगेट टीम खेल है जो बर्फ़ पर खेला जाता है, मुख्य रूप से कनाडा में, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य लोकप्रियता हासिल की है। यह अपने गैर संपर्क नियमों, कौशल आधारित तो 2 से ज़्यादा घंटे की हो जाएगी क्लास। चलो भाई, अब तुम वो देखो, खुद देखो तुम। जीएस को एनालिसिस करने में 2 घंटे लग जाते हैं पूरा। तो पूरा टेस्ट एनालिसिस करने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन पूरा टेस्ट नीड नहीं पड़ती क्योंकि इंग्लिश में तो वो तो थोड़ा ठीक है, इजी है। लेकिन और रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन बस यही है, इसको तो करना पड़ेगा याद। क्या था क्वेश्चन? मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संबंध में निम्न में से क्वेश्चनों पर विचार करो। ये बोला जो वो था, इंडिया था, उसके अंदर एक सतनामी आंदोलन आया था। मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ। सतनामी आंदोलन आया था, उसके अंदर जो है क्या था कि एक भारत के अंदर सतनामी आंदोलन था। वो उसकी स्थापना किसने की थी? घासीदास ने की थी। बिल्कुल बात सही है। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चर्मकार जो चमड़ा बनाते थे उसकी स्थिति में सुधार करना था। सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था जो चर्मकार थे उनकी स्थिति को सुधार करना, और ये गुरु घासीदास ने इनकी स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सतनामी आंदोलन 19वीं शताब्दी के दौरान मध्य भारत में उभरा था। घासीदास ने स्थापना की थी। कबीर के वे जो ये थे ना, सतनाम थे, है ना, घासीदास थे, वे कबीर के उपदेशों से गहराई से प्रभावित थे और उनको जो सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार करना था। छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन का उद्देश्य पढ़ लिया था हमने, छोड़ो। आंदोलन 2 हिंदी शब्द के संयोजन से अपना नाम लेता है। सत का मतलब है सत्य और नामी का मतलब है ले जाता या फैलाता है। गुरु घासीदास स्वयं एक निचली जाति से संबंधित थे। उन्होंने जाति आधारित पदानुक्रम की अवधारणा को स्वीकार किया और सभी व्यक्ति को सम्मान दिलाया। गुरु घासीदास ने विभिन्न भक्ति गीतों और उपदेशों की रचना छंदों के रूप में की, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब
नामक धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कृषि और संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। मतलब कि जो भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें बदलते पैटर्न जो पैटर्न बदला उसके अंदर उसके लिए कौन सा कथन सही है? कृषि और संबंध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आ गई थी, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों और अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी। ठीक है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि और संबंधों में गिरावट पड़ लिया, दोबारा से पढ़ के की जरूरत नहीं है। कृषि और उत्पादकता क्या है? पिछले कुछ दशकों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब पिछले कुछ दशकों में पढ़ते हैं 10 सालों में हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कृषि और संबंध उत्पादों की हिस्सेदारी में तो कमी हुई है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत केवल कृषि वस्तुओं पर निर्भर रहने के बजाय औद्योगिकरण, सेवाएं और निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। पेट्रोलियम और कच्चे माल। दूसरी ओर पेट्रोलियम और कच्चे माल उत्पादों की हिस्सेदारी में काफ़ी वृद्धि हुई है। अपने विकसित पेट्रोलियम शोधन क्षेत्र के कारण भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक रहा है। अन्य वस्तुएं इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और इंजीनियरिंग सामान जैसी अन्य वस्तुएं के निर्यात में ऊपर की ओर प्रवृत्ति देखी गई है। इन क्षेत्रों में महत्व प्राप्त किया है क्योंकि भारत अपने निर्यात बास्केट में विविधता ला रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल और सेवाएं के आयात और निर्यात शामिल है। भारत का व्यापार वर्षों से काफ़ी बड़ा है और देश में कुछ छोड़ो हटाओ आगे बढ़ो। तेलंगाना में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार कौन सा है? बतुकम्मा। ठीक है, 25 सितंबर से लेके अभी तो पूछ लिया तेलंगाना मतलब कहाँ मनाया जाता है? बतुकम्मा मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, बतुकम्मा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना मनाया जाता है, लेकिन कौन से महीने मनाया जाता है? 25 सितंबर से लेके अक्टूबर में बतुकम्मा तेलंगाना मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार है, 9 दिन का त्यौहार होता है उतरे का। ठीक है, और यह त्यौहार महालया अमावस्या जिसे एंगिली पूला बतुकम्मा के रूप में आता है। बतुकम्मा का अर्थ है जीवन की देवी। यह स्थानीय रूप से उगाए गए फूल जैसे फूलों के नाम है ये गुड़ुगु, पुव्वू, सेलोसिया और थेंगेदु। ये नाम और पट्टे से नाम वहीं के होते हैं, देख लो उसको अपना आप पढ़ लेना। ठीक है, कजरी कहाँ का है? अभी पढ़ा था हमने, बिहार का है। ठीक है ना, और तो इसको क्यों ही पढ़ना, दोबारा से पढ़ रहे हैं हम। तीज का त्यौहार के रूप में जाना जाता है इसको। महिला गोलाकार संरचना के लयबद्ध तरीके से, मतलब जैसे तीज होती है ऐसे ही कजरी होता है बिहार के अंदर, प्रेम व्यक्त करता है ये। फुलाइच ये कहाँ का? उत्तराखंड का है, कुमाऊं क्षेत्र में होता है। यह मुख्य रूप से कृषि त्यौहार है और शादी होती है और अन्य सांस्कृतिक समारोह के दौरान किया जाता है। नृत्य में कलाकारों के समूह आमतौर पर महिलाएं शामिल होती है। फूल पकड़े हुए पारंपरिक गीत गाते हैं, गोलाकार पैटर्न में खड़े होते हैं और गीत गाते हैं। फूलदेई ये भी उत्तराखंड का है ना। फूलों से सजे झूले को चारों ओर गाते हैं गीत, मतलब एक तरह से तीज के त्यौहार हैं ये सारे। कजरी, फूलदेई, फुलैच सारे। इनमें से कौन सा विकल्प केवल ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो ऊर्जा की इकाई कौन सी होती है? जूल, कैलोरी, किलोवाट घंटा। ये तो आसान था, पढ़ लो इसको। जूल जिसका सही मात्रक है। ठीक है, जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की मानक इकाई है। मतलब कि ऊर्जा की ऐसा मात्रक क्या है? जूल है ना। कैलोरी भी जूल की ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा की इकाई है। इनमें से कौन सा देश राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है? यानी कि जलमार्ग वाटरवेज नहीं है। नेशनल हाईवे वाटरवेज 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 6 नहीं है। देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 भारत में एक राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि बराकर नदी पर बना हुआ है। 6 वो क्या है? वो एक राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6 भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये क्या कह रहा है? नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। और ये कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 भारत में एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहाँ पे ये है कह रहा है, वहाँ पे नहीं कह रहा है। यह बराकर नदी पर बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों का राष्ट्रीय, ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 भारत में एक राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वो भी तो वो मना कर रहा है, यहाँ पे है कह रहा है। नहीं है शायद, होगा यहाँ पे लिख रहा होगा। अब एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुल नदी तंत्र जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। यह भारत का सबसे लंबा है राजमार्ग। कौन सा? वाटर वाला। 2 है ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से सदिया से धुबरी है। देखो जो नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवेज 1 है ना, वो है इलाहाबाद से हल्दिया। 2 है सदिया से धुबरी।
ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है ये, ठीक है। और तीसरा है हमारा केरल से कोट्टापुरम से कोल्लम, जो केरला में है, ठीक है। और जो 4 है वो है हमारा कृष्ण नदी पर बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश में मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक जाती है। यह कोरोमंडल तट से के साथ भी प्रभावित होता है और गोदावरी नदी से जुड़ता है। दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला पीटी उषा थी, पता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आईओ की पहली हेड थी, ठीक है। आईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कार्यकारी समिति के चुनाव से पीटी उषा सहित 77 मेंबर निर्वाचक मंडल था की देखरेख सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने की थी। आईओए के 95 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होने के अलावा पीटी उषा जो है आईओए अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली ओलंपियन भी है। पीटी उषा भारत की सबसे सफल ट्रैक और फील्ड की रानी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर जीते हैं। लॉस एंजल्स जो कि 1984 में ओलंपिक पदक से पीटी उषा एक अंश चूक गई थी। लॉस एंजल्स ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में उनका समय 55.52 सेकंड अभी भी भारत का एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। प्रशासनिक मोर्चे पर आईओए का चुनाव सबसे पहले पीटी उषा भारतीय एथलेटिक्स संघ में जूनियर चयनित समिति की अध्यक्ष थी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय संबंध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्ति योगदान का पदेन सदस्य है, जो जैसे कि राष्ट्रीय सहबद और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 में प्रावधान किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय विधि मामले के विभाग के संयुक्त सचिव हटाओ। इनमें से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ को सरोद मास्टर, ये तो हम अजमत अली खान को बोलते हैं, पता है। उस्ताद अजमत अली खान सरोद सम्राट है, ठीक है। हाफिज़ अली खान से मुझे पिता थे कौन, हाफिज़ अली खान पिता थे, उनसे शिक्षा प्राप्त हुई थी उन्होंने। 1947 में स्वतंत्रता तक ग्वालियर में दरबारी संगीतकार थे। 2001 में उनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक मिला था, पद्म विभूषण। सरोद से आया है, सरोद नाम फारसी सरोद से आया है, जिसका अर्थ राग। तबला के जाकिर हुसैन है। पंडित आनंदी चटर्जी है। पंडित अनोखलाल मिश्र है। अहमद जन थिरकवा है तबला के मतलब मतलब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे अहमद जन थिरकवा जो है तबला है, नहीं तबला के मेरा मुंह तक गया है। तबला के जो है ना क्या नाम है वादक, वो है अहमद जन थिरकवा, ठीक है। 1950 से 1990 के बीच कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या है, उल्लेखनीय गिरावट आई है उसके अंदर। जो 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए जीडीपी में अनुपात क्या हुआ है, गिरावट आई है इसमें। जीडीपी में गिरावट आई है 1950 से लेकर 1990 के बीच में। हटाओ, मैंने याद कर लीजिए। अब 2 प्रजातियों के बीच अंतर विशिष्ट अंतःक्रिया जिसमें 2 सदस्यों को लाभ होता है को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है, अन्योन्याश्रयवाद। अब ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे जिनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसका एनालिसिस कर लो तो भी पता नहीं भूल ही जाओगे कितने साल तक। हटो यहाँ से, हाँ बस याद कर लो कि सहभागिता क्या होता है। सहभागिता 2 प्रजातियों के बीच एक ऐसा दीर्घकालिक परिस्थितिक संबंध है जहाँ एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को लाभ या हानि होते हैं। तटस्थता पढ़ लेना ना खुद। डॉक्टर जयंती कुमार किसी वाद्य यंत्र को बजाती है। डॉक्टर जो है जयंती कुमार ऐसी बजाती है हमारी वीणा। ऐसे बात कर लो, जयंती की जो सहेली है वो वीणा है। जयंती कुमार सरस्वती वीणा की है, ठीक है। सबसे पुराने संगीत वाद्य यंत्र में से 3 साल की आयु, लगातार 3 घंटा नॉन स्टॉप। हाँ पहले तो मैं लेट रिवाइज करती थी, लेकिन अब मुझे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है ऊपर के घर में, तो और भी ज़्यादा शोर हो रहा हो, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आई हूँ कॉपरेट करने के लिए, तो पढ़ लो भाई। हारमोनियम क्या है, जयंती कुमार से बजाती है हमारी सरस्वती वीणा। हारमोनियम एक होता है वीणा, खाली वीणा नहीं बजाती है, ये बजाती है सरस्वती वाली वीणा, ठीक है ना। हारमोनियम ये आता है बहुत अप्पा जल गावंकर। हारमोनियम क्या है, ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनियम बजाते हैं। श्री पुरुषोत्तम वाल्वा लक्कर हारमोनियम बजाते हैं। श्री पुरुषोत्तम हारमोनियम। अरप्पा जल गावंकर, ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनियम। कभी घोष सोचो और तुम तबला वादक लगा दो, क्योंकि घोष उसमें है ना तबला वादक में, लेकिन ये ज्ञान प्रकाश घोष कौन से हारमोनियम का है। घटम क्या है, टी एच विनायक राम आता है। टी एच विनायक राम, ई एम सुब्रमण्यम
EM सुब्रमण्यम और TH विनायकराम। घटम क्या है? मृदंगम क्या है? SV राजाराव, KV प्रसाद, पालघाट मणि अय्यर पालघाट रघु और कराईकुड़ी R। तो कौन कौन से है? SV राजाराव, KV प्रसाद, पालघाट मणि अय्यर, पालघाट रघु, कराईकाड़। उपन्यासकार और उनकी रचनाएं का सही संयोजन चुने। मतलब ये देखो, जो ट्यू लीव्स एंड अ बर्ड, ये मुल्कराज आनंद की है ना। वेटिंग फॉर महात्मा, ये राजाराव के नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं हम इनको। ये मुल्कराज आनंद की है, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी। वेटिंग फॉर महात्मा राजाराव गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे देखो होगा। हाँ हाँ, तो जो वेटिंग फॉर महात्मा है ना, ये R.K. नारायण ने लिखा था, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे R.K. नारायण, ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा। नेक्स्ट चलते हैं, चेस मास्टर, ठीक है, ये R.K. नारायण के नहीं है, ये किसकी है? ये हमारे हैं चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, राजा राव द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? राजा राव द्वारा, ठीक है, चेस मास्टर लिखा है राजा राव द्वारा। सही कथन चुनिए। जंतु स्वयंपोषी होते हैं? जंतु तो नहीं होते, प्रपोषी होते हैं। अभी पढ़ के आए आगे हम। स्वपोषियों का अस्तित्व प्रपोषियों पर सीधे निर्भर नहीं, प्रपोषियों का अस्तित्व सीधे परोक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर करता है। सही है कथन, ये भी हमने पढ़ के लिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ख़त्म हो गया। तो देखो, एक बात लास्ट में कहना चाहूँगी, हमने इसमें भले ही 2 घंटे नॉन स्टॉप इसको हमने पढ़ा है, डीप एनालिसिस बोलते हैं हम। अब कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आए, इसमें से जितना भी, इसमें से अगर क्वेश्चन बनाना तो हम 100% श्योर है कि कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको ऊपर से बस क्वेश्चन देखते चलते तो तुम अच्छे से रिवाइज नहीं करते। अब ये जब सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, जब तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS, इकोनॉमिक्स, है ना, क्या नाम है, मिसलेनियस हो गया और स्टैटिक हो गया, सब रिवाइज करके उसके बाद तुम्हारा मॉक टेस्ट को 2-3 घंटे एनालिसिस करने में फ़ायदा है। क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे उनको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा सिलेबस है उसको दोबारा से रिवाइज करने की नीड है नहीं। क्योंकि अगर तुम मॉक एनालिसिस कर रहे हो तो वो तुम्हें चीज़ें बार बार फेस करने के लिए मिलेगी। जैसे अभी तबलावाद का आगे बहुत सारे है ना, और हमारे रासायनिक सूत्र यहाँ पे मिल दिया तो मिल के, है ना, तो ये सब हमारे पहले से इसमें दिए हुए हैं, तो इनको दोबारा से सिलेबस को कंप्लीट करने की नीड नहीं है, ना रिवाइज करने की नीड है। बस अब तुम टाइम है प्राइम, तो इसके अंदर मॉक को एनालिसिस करो, पर डीपली वाला। मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि मैं करती रही थी तो मेरे से नंबर घट रहे थे, लेकिन अब मैं इसको कर रही हूँ तो देखते हैं क्या होगा। ओके, बाय बाय।